बॉर्डर रेडियस को 5 कर देना, ये CSS नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है आपका लेआउट। क्या होता है कि पेज के कहां पे आपके एलिमेंट को जाके रखना है, उसकी वहां पे मौजूदगी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं होता कि पूरी वेबसाइट के पेज के ऊपर आपका एक लिंक होगा जो कि कहीं भी पड़ा हुआ है, या आपका एक बटन होगा जो कि कहीं भी पड़ा हुआ है। ऐसा कतई नहीं होता। आपका पूरा एक स्पेसिफिक लेआउट होता है। ऊपर नैप बार होता है, नैप बार में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ऊपर ही आप देख रहे हैं आपके सामने, ये मेरे सामने एक ऊपर नैप बार है, नेविगेशन है। लेफ्ट पे आप हमेशा देखेंगे क्या होता है, आपका लोगो होता है। क्या होता है, और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टेंस के बाद जो भी उसका लेआउट होता है उसके हिसाब से आपके यहाँ पे नेविगेशन लिंक्स होते हैं, जिन लिंक्स की बेस के ऊपर आप पूरी वेबसाइट के ऊपर नेविगेट कर सकते हैं, डिफरेंट पेजेस के ऊपर स्विच कर सकते हैं। फिर इस तरह का कुछ लेआउट होता है कि भाई अभी आप देखें, ये जो नेविगेशन है इसको बोलते हैं साइड बार। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये साइड बार बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ से मैं स्विच करता रहूंगा, यहाँ पे कंटेंट चेंज होता रहेगा। तो ये इस पैटर्न के हिसाब से एक लेआउट बनाया गया है। तो आप ये लेआउट कैसे बनाएंगे, क्या अगर आपको टेक्स्ट की कलर चेंज करना आता है तो आप ये लेआउट बना लेंगे? कतई नहीं बना सकते। क्या आपको डिफ को कलर करना आता है तो आप ये लेआउट बना लेंगे? आप कतई नहीं बना पाएंगे। आपको बॉर्डर बनाने आते हैं, आप बना लेंगे? नहीं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको लेआउट स्ट्रक्चर करना आता हो। आपको पता हो कि यार इस पेज के अंदर कितना फ्रैक्शन मुझे साइड एफ को देना है और कितना फ्रैक्शन मुझे एक्चुअल कंटेंट को देना है। सही है डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह किसी चीज को लेफ्ट अलाइन करूं, किस तरह किसी चीज को राइट अलाइन करूं, किस तरह किसी चीज को टॉप पे फिक्स कर दूं। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, ना ये मूव हो रहा है ना ये मेरा टॉप नेविगेशन मूव हो रही है। तो ये चीजें कहलाती हैं लेआउट बनाना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेयर बोन है, और ये आप किसी चीज की मदद से कर सकते हैं। कोड है, अगर ये नहीं आता तो CSS माजरत के साथ नहीं आती, वरना फिर आप खेलने की हद तक अपने सिस्टम पे कुछ अच्छा सा कलर कर दिया, ये वो बस आपको वही आता है। आपको प्रैक्टिकली किसी के लिए, किसी क्लाइंट के लिए आप खतर काम नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, फ्लेक्स बॉक्स ग्रेड और पोजीशनिंग जिसने नहीं किया राइट डाउन कर ले, घर जाके जरूर कीजिएगा। आखिरी बार फिर बता रहा हूं बिकॉज़ इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्लेक्स बॉक्स ग्रेड और पोजीशनिंग, ठीक है। पोजीशनिंग से मुराद यही है कि बॉटम ये पोजीशनिंग। ओवर टू यू अमजद। अच्छा ये बताएं कि रो और कॉलम को किस चीज का होता है, कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कॉलम होता है, रो होता है, और वर्टिकल। अच्छा मैं आज देख रहा था कि जो लेआउट है हमारी वेबसाइट का, कि एक तो वर्टिकल भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है। यानी आप लोगों ने गिटहब किस लिए यूज किया है? आपने देखा होगा कि गिटहब का एक मेन्यू बना हुआ है, उसके साथ साइड में से जो आपकी क्लिक लगी हुई है प्रोफाइल पिक्चर, और नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। तो हमारी वेबसाइट अगर हम डिवाइड करें तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है मेरे हिसाब से। अगर आपको ये लिखना है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात भी। कि एक होती है आपकी एक्स एक्सिस में चलने वाली वेबसाइट और एक होती है वाई एक्सिस में चलने वाली। यानी एक होती है दोनों चीजों को फॉलो कर रही है, और एक होती है जो एक चीज को फॉलो करती है। अगर आप एक्स एक्सिस में काम कर रहे हैं, यानी मेरे जहन में अल्फाज नहीं आ रहा कि फिर मैं बाद में याद आ दूँ, मुझे अल्फाज याद नहीं आ रहा कि जब हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में आपका काम करता है कि या तो एक्स एक्सिस में करेगा या तो वो वाई एक्सिस में करेगा। यानी वो एक साथ काम नहीं कर सकता, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। अगर मेरे पास हैमबर्गर मेन्यू है, साइड बार है, साइड बार को तो बताइए, अगर मुझे अपने साइड बार को फॉर एग्जांपल नियर बार बनाना तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। अगर यही काम मुझे दोनों पे करना हो, एक एक्सिस में भी करना हो और वाई एक्सिस में भी करना हो, हॉरिजॉन्टली भी करना हो और वर्टिकली भी करना हो, तो वो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ग्रिड यूज करेंगे।
यानी अगर मुझे एक डायरेक्शन में काम करना हो, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, तो मुझे फ्लेक्स बॉक्स यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे दोनों डायरेक्शन में काम करना है, एक्स एक्सिस में भी करना है और वाई एक्सिस में भी करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, ग्रिड यूज करेंगे। तो ये था छोटा सा डिफरेंट, क्या फ्लेक्स बॉक्स किस चीज के लिए यूज करते हैं, किस वेबसाइट के लिए यूज करते हैं, और ग्रिड किस वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। बहुत जबरदस्त अमजद, थैंक यू सो मच। ये आपकी वेबसाइट है। आपकी जो वेबसाइट पे एलिमेंट्स की अलाइनमेंट है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक तो है कि आप स्टैक बना लें। स्टैक से मतलब क्या है कि ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, वो इस तरह स्टैक के तौर पे ऊपर आते हैं। जिस तरह आपको यहाँ पे ये तमाम लिंक्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्या है, स्टैक की सूरत इख्तियार की है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है। वेरी सिमिलर टू जैसे फ्लोर सिस्टम होता है, आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, पहला फ्लोर होता है, उसके बाद दूसरा फ्लोर होता है। क्या कभी आपने सुना है कि भाई फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बिल्कुल साथ में ग्राउंड फ्लोर है? कभी सुना है? नहीं ना। एक सिंगल सिंपल डायरेक्शन के ऊपर पूरी, या तो इस तरह एक के ऊपर एक टॉप टू बॉटम, या फिर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब लेफ्ट और राइट, इस तरह आप अलाइनमेंट चाहते हैं। आप विजुअली कैसे दिखाऊं? विजुअली आप देख सकते हैं बेसिकली, या तो आप इसकी एग्जांपल ले लें। आप देख सकते हैं ये तमाम जो नेविगेशन आइटम है ये एक ही अलाइनमेंट पे है। ऐसे है, कैसे है? राइट नेक्स्ट टू ईच अदर, या दूसरे अगर अल्फाज में बोलूं तो ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टली अलाइन है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा आप देख रहे हैं कि भाई ये सारे डॉक्स और कंपोनेंट एक साथ है, ब्लॉक का जो नेविगेशन है उसके नीचे, ऐसा है? अगर ऐसा होता तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों तरफा खेल रहा होता, लेकिन यहाँ पे मैं बस एक ही तरफ खेल रहा हूँ, राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। स्पेसिफिकली और कंसाइज वे में बताऊं तो मैं बस एक ही एक्सिस के ऊपर खेल रहा हूँ। वो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है? हॉरिजॉन्टल कॉन्टेक्स्ट है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस नेविगेशन, जो कि मेरा साइड बार है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से एक्सिस के ऊपर अलाइनमेंट है भाई? वाई एक्सिस। यहाँ पे जो अलाइनमेंट है या जो लेआउट है वो स्टैक के तौर के ऊपर है। तो यहाँ पे भी आप कुछ देख रहे हैं यार, डॉक्यूमेंटेशन और कंपोनेंट तो साथ साथ है, एक ही मतलब ऑन टॉप ऑफ ईच अदर है, लेकिन जो टेम्पलेट है वो डॉक्यूमेंट के साथ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं देख रहे हैं? नहीं, जो अलाइनमेंट है वो टॉप टू बॉटम नहीं चल रही है, वो बिल्कुल एक हायरार्की को फॉलो कर रही है। तो जब आपका कॉन्टेक्स्ट या आपका लेआउट किसी एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हो, या आसान लफ्ज़ में बोलूं तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं, आपके पास जो वेव्स हैं, अगर आप उनको एक ही अजान के बाद फ्लेक्स बॉक्स बिल्कुल आसान सा है। वो ये है कि अगर आपके जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं आप उनको किसी एक डायरेक्शन के ऊपर अलाइन करना चाहते हैं कि भाई या तो तुम इस तरह एक साथ दिख जाओ हॉरिजॉन्टली, या तुम इस तरह एक साथ दिख जाओ वर्टिकली, तो मेरे पास एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन का कंट्रोल होगा। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह का है तो आप डेफिनेटली फ्लेक्स बॉक्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्टेक्स्ट इस तरह नहीं है बल्कि कुछ इस तरह है, अगर अच्छी से मुझे पिक्चर मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको अलाइनमेंट टॉप टू बॉटम भी दिख रही है, इस तरह की अलाइनमेंट भी दिख रही है, और दे आर आल्सो राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। यहाँ पे अगर मैं इसको इस हायरार्की में देखूं तो ये पर्पल है, इसके साथ ग्रीन है, इसके साथ लाइट ब्लू है, और इसके साथ क्या है आपके पास? डार्क ग्रीन है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं जान के कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हूं ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उसी तरीके से अगर मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर देखूं, तब भी यहाँ पे मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ कि आपके पास सबसे पहले पर्पल है, उसके बाद आपके पास ग्रीन है, और उसके बाद दोबारा ग्रीन है। ये जो बॉक्सेस हैं इनको आप एज अ इस पॉइंट पे एलिमेंट या फिर डिफ ट्रीट करें जिनकी आप अलाइनमेंट चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह का है कि आप कंट्रोल चाहते हैं दोनों एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर भी और वाई एक्सिस के ऊपर भी, तो आपको जिस
ग्रिड सिस्टम को या जिस लेआउट की अप्रोच को फॉलो करना चाहिए वो क्या है, आपका ग्रिड। क्या है भाई? और अगर आपका ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप बस इस तरह जो इसकी नेविगेशन है उस पर अगर आप गौर करें कि दे आर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर और एक ही फ्लो में चल रहे हैं, बस हॉरिजॉन्टली अलाइन है, वर्टिकल में कोई चक्कर ही नहीं है, अगर आपके एलिमेंट्स कुछ इस तरह अलाइन है तो आप डेफिनेटली फ्लेक्स बॉक्स के साथ जाएंगे। देयर इज एन एक्सेप्शन, जो काम आप फ्लेक्स बॉक्स के साथ कर सकते हैं वो आप ग्रिड के साथ भी कर सकते हैं। मेरी बात को दोबारा कर लीजिए, जो काम की बात से मुतफिक नहीं है कि फ्लेक्स बॉक्स का ये काम अदर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच। आपका नाम नदीम, नदीम के लिए तालियां भाई। ठीक है, अब यहाँ से आप बताओ बच्चे, पिंक शर्ट व्हाइट, आप बताइए कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कब यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम? सही है, इन्होंने आंसर दिया, इन्होंने आंसर दिया कि अगर आपके एलिमेंट्स की जो लेआउट है, एक्चुअली जो लेआउट है उसमें आप जो एलिमेंट्स है वाई एक्सिस पे भी अलाइन करना चाहते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर भी अलाइन करना चाहते हैं तो आप ग्रिड सिस्टम के साथ जाएंगे। क्या ये बात से मुतफिक करते हैं आप लोग? आपका नाम? हमारा, हमारा के लिए तालियां भाई। तो ये आपके सामने ही है, ये आपके सामने जो मैंने लेआउट दिया है ये आता है लेजेंडरी सीएसएस। इसमें बेसिकली इस तरह का कुछ लेआउट होता है कि आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी खेल रहे होते हैं और वाई एक्सिस के ऊपर भी खेल रहे होते हैं, बट इट इज अ बिट डिफिकल्ट। इनिशियली आप इतने कॉम्प्लेक्स लेआउट के साथ नहीं जा रहे होंगे, इनिशियली आप एक ही अलाइनमेंट पे एक्स एक्सिस पे भी जा रहे होंगे और वाई एक्सिस पे भी जा रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि यूजुअली यूआईएस के अंदर इस तरह के लेआउट्स होते हैं। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं लेजेंडरी की भी, और अगर आप सीएसएस के ऊपर ही सॉरी गूगल के ऊपर ही फ्लेक्स बॉक्स की भी बोल दें तो आपको बहुत अच्छी सी इमेजेस मिल जाती है जिससे आपको समझना आसान होता है। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि जो बोला है कि फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन एक ही होती है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इसी तरह उसका रुख पीछे की तरफ होगा, या अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन बॉटम पे होगी, या टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन टॉप की तरफ होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस पे भी जा रहे हैं और वाई एक्सिस पे भी जा रहे हैं, एट टाइम आप एक ही डायरेक्शन पे घूम सकते हैं। तो ऐसी किसी सिचुएशन के लिए आप फ्लेक्स बॉक्स का इंतखाब करेंगे, वरना आपके सामने ये बेसिकली की मैं एग्जांपल रख दी है, यहाँ पे मैं दोनों तरफ खेल रहा हूँ, यहाँ पे आप अपने ग्रिड सिस्टम को भी कंसीडर करेंगे और उसके साथ काम करेंगे। अब टेलविंग के ऊपर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान है। अगेन इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं, लेफ्ट के ऊपर आपके पास सर्च बॉक्स है, वहां जाएं और वहां जाके लिखें फ्लेक्स। जैसे फ्लेक्स लिखेंगे आपके सामने पहला ऑप्शन आ जाएगा कि फ्लेक्स को इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपको सीएसएस के अंदर फ्लेक्स नहीं आता तो कतन ये वाला पार्ट इख्तियार मत कीजिएगा। अगर आपको सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स नहीं आता तो पहले जाएं सीएसएस के अंदर फ्लेक्स बॉक्स सीखें, फिर यहाँ पे आए और टेलविंड के अंदर सीखना नहीं है, बस ये देखना है कि टेलविंड के अंदर फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पे आता हूँ फ्लेक्स बॉक्स को, आप देख सकते हैं कि भाई ये कुछ सेट ऑफ क्लासेस हैं, ये इस्तेमाल करोगे तो आपका लेआउट ये डिव 3 डिव है एक लाइन के अंदर, जिसको एक बार हमने बोल दिया है क्या 01, एक को बोल दिया 02, एक को बोल दिया 03। नीचे आपको डिव भी दिख रहा है कि एक डिव होल्ड करता है 01, एक डिव होल्ड करता है 02 और एक डिव होल्ड करता है 03। हमेशा आपकी ये तमाम चाइल्ड कंपोनेंट्स या चाइल्ड डिव एक पेरेंट से रैप हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो टॉप लेवल के ऊपर एक डिव मौजूद है, उसके बाद जो 01 है वो उसका चाइल्ड डिव है, 02 जो है वो भी चाइल्ड डिव है और 03 जो है वो भी चाइल्ड डिव है। ये सब आपस में सिबलिंग है, सबसे ऊपर आपका क्या है पेरेंट है। तो जब भी आप फ्लेक्स बॉक्स पे काम कर रहे होते हैं तो एक्चुअल जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दी जाती है वो पेरेंट को दी जाती है। किसको दी जाती है? इससे होता क्या है, इससे जो चाइल्ड होते हैं वो सावधान हो जाते हैं, सही है, वो एक्टिव हो जाते हैं कि भाई पेरेंट को फ्लेक्स मिल गया है, इसका मतलब अब हम सबको किसी एक रुख पे अलाइन होना है, या तो
एक्स एक्सिस के ऊपर या तो वाई एक्सिस के ऊपर। अब वो कौन बताएगा? वो जब फर्दर प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं उसकी बेसिस के ऊपर डिफाइन होता है कि मुझे एक्स एक्सिस पे जाना है या वाई एक्सिस पे जाना है। लेकिन एक और चीज सुन ले, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन कॉलम नहीं रॉ होती है। कॉलम कैसे होते हैं भाई? वर्टिकल, जो अभी बात हो रही है वाई एक्सिस के ऊपर, और कॉलम कैसे होते हैं? रॉ। रॉ कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल होती है, जो कि आपकी एक्स एक्सिस पे होती है। तो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन रॉ होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल होती है। तभी आपने देखा कि जब मैंने अपने डिप को फ्लेक्स दिया तो इसने खुद ही इनको क्या कर दिया? हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होती है वो रॉ होती है, या दूसरे अल्फाज में आप बोल दें तो हॉरिजॉन्टल होती है। अगर आप कॉलम वाइज चाहते हैं, वर्टिकल चाहते हैं, तो आपको एक्सप्लिसिट वे में जाके बताना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन है वो ये है। तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले जब आप फ्लेक्स सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होंगे तो हमेशा आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा। क्या होगा भाई? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। जोर से बोलो, पीछे वाले थके हो गया। जब भी आप फ्लेक्स सिस्टम या फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तब आपके एलिमेंट का जो रिलेशन होगा वो पेरेंट चाइल्ड होगा। क्या होगा? उसमें पेरेंट एक होगा, चाइल्ड मल्टीपल हो सकते हैं। फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो पेरेंट को मिलेगी या चाइल्ड को? पेरेंट को मिलेगी, ताकि चाइल्ड पहले ही सावधान हो जाएंगे कि हमें किसी एक डायरेक्शन में मूव करना है और एक ही डायरेक्शन में हम सब की सिंक होगी। मेक सेंस? बाय डिफॉल्ट फ्लैग की डायरेक्शन कॉलम होती है या रॉ? रॉ। रॉ को दूसरे अल्फाज में बताऊं तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। मेक सेंस? ये सर आपने साथ वाले को तीन एट्रीब्यूट बताए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, जो क्लास मिलेगी वो पेरेंट को मिलेगी, और बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? रॉ। जरा पीछे वाले भी और आगे वाले भी साथ वाले को बताएं। अगर ये समझ आ गया नेक्स्ट हो समझ। और बाय डिफॉल्ट जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल नहीं होगी। दूसरे अल्फाज के अंदर एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे नहीं होगी। दूसरे अल्फाज के अंदर रॉ डायरेक्शन होगी, कॉलम नहीं होगी। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, जो चाइल्ड है उनको आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज और दे सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार मैंने तो फ्लेक्स पेरेंट को दिया था, तो ये 1 को कम विड्थ कैसे मिल गई, 2 को उसी एक्सिस के ऊपर ज्यादा विड्थ कैसे मिल गई, और 3 को उसी एक्सिस पे थोड़ी कम विड्थ कैसे मिल गई। तो वो सामने आपको दिख रहा है कि मैंने विड्थ की क्लास जो कि टेलविड्थ नहीं प्रोवाइड की है वो इस्तेमाल की हुई है। तो आप खुद ही देखें, इन तीनों में सबसे ज्यादा विड्थ, W मींस विड्थ, सबसे ज्यादा विड्थ किसको मिली हुई है? 2 को। तो थिक भी 2 ही सबसे वाइड रहा है, ब्रॉड रहा है, तो इट मेक सेंस। उससे कम किसको दे दिया भाई? 3 को। 32 64 2 को मिली थी और 32 3 को मिली है, तो वो उससे कम बिट होल्ड करता है। और सबसे कम 14 मिली है 1 को, इसलिए वो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट है, सबसे ज्यादा छोटा है। मेक सेंस? तो ये कुछ नहीं है, ये डिफॉल्ट दूसरी क्लासेस है जो कि आप रिव्यू कह रहा हूं खेल सकते हैं। लेकिन एक्चुअल क्लासेस आती हैं ये बात कि यार रिफ्लेक्स नन क्या कर रहा है, ये फ्लेक्स इनिशियल क्या कर रहा है, ये फ्लेक्स इनिशियल क्या कर रहा है, और ये मैंने पेरेंट को क्यों दिया, ये मैंने चाइल्ड को क्यों दिया। ये सवाल आपको तब क्लियर होंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे। मैं अभी आपको 1000 वाली चीजें बता दूं, आपको क्लियर नहीं होगा, आपको इसे प्रैक्टिस करना ही करना होगा। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन ये मैं आपसे पूछूंगा बिकॉज ये बिल्कुल उसी की डिटो कॉपी है जो कि मैंने ऊपर लिखा था। तो वो बंदा जिसकी आवाज थोड़ी तेज हो, थोड़ा बेस हो उसकी आवाज में, पिच हो, वो बताएगा। आपके सवाल यहाँ से होगा, तब यहाँ से आप ब्लैक शर्ट, आप ही मेरे प्यारे भाई, आप पीछे बैठिए। ये क्या हो रहा है? ये कैसे तीन डिव जो थी वो एक लाइन में इस तरह शो हो रहे हैं, इनके दरमियान गैप थोड़ा सा दिख रहा है मुझे, और 1 को कम विड्थ है, बाकी 2 को बिल्कुल सेम विड्थ मिल गई है। कैसे? सही।
इनके लिए जोरदार तालियां भाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका नाम सुफियान खान। अब आप तालियां बजाएं और जरा पीछे वालों। सही, थैंक यू सो मच सुफियान भाई, नंबर बिल्कुल सही बताया। तो बिल्कुल वही है कि सबसे पहली चीज देखिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, सबसे ऊपर एक पेरेंट डिप मौजूद है और उसके बाद नीचे जितने भी डिप हैं वो चाइल्ड है और आपस में क्या है, ये सिबलिंग है, भाई भाई है या फिर बहन बहन है या कजन है। तो वही पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पहला एट्रीब्यूट सेटिस्फाई हो गया। फ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो किसको मिली है, पेरेंट को। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पेरेंट को जाके भी दे दी और इसको फ्लेक्स मिल गया, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अलाइनमेंट एक्स एक्सिस पे है या फिर रॉन्ग, मतलब दोनों का मकसद एक ही है, कौन से एक्सिस के ऊपर है, रॉ कह लें या फिर एक्स एक्सिस बोले। तो तीसरी जो हमने एट्रीब्यूट पढ़ा था वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो अगेन जो चीजें आपने पढ़ी थी वो आपको दोबारा सामने देखें। बाकी फिर क्या है और ये तमाम चीजें। तो भाई अगर आप बोले कि अब इसको W64 दिया हुआ था तो इसको ज्यादा बिट क्यों नहीं मिली, ठीक है, तो उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लेक्स 1 भी दिया हुआ है। फ्लेक्स 1 क्या करता है, फ्लेक्स 1 बोलता है जितना भी मेरे पास विड्थ है उसमें से मैं अपना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं। तो सबसे पहले तो 40 किसको मिल गया, विड्थ 40 मिल गया, इसके साथ फ्लेक्स 1 मौजूद है, नहीं इसके साथ फ्लेक्स नल मौजूद है। ये मुझे आपको बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जांपल में आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए पे विड्थ ज्यादा नहीं है तो क्यों नहीं रही, तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लेक्स 1 मौजूद नहीं है। तो ये कौन सी वाली विड्थ देगा, दूसरी वाली जो कि क्या है W40, मतलब 40 पिक्सेल्स इसको मिली है। लेकिन उसके बाद जो दो चाइल्ड है उनको क्या मिला है, फ्लेक्स 1 और फ्लेक्स 1। फ्लेक्स 1 बोलता है कि जितनी भी बकाई बिट बची है उसमें से इक्वल फ्रैक्शन जो मेरा बनता है वो मुझे दे दो। तो हुआ क्या था कि इन टोटल मेरे पास कितनी बिट बची थी, ये जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर मेरा कर्सर मूव होता हुआ दिखाओ तो 1 को मिल गई थी 40 पिक्सेल्स, लेकिन उसके बाद इतना डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास मौजूद था। तो फ्लेक्स 1 ने क्या किया, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस वाले डिप को भी दे दिया और उतना ही 3 वाले को भी दे दिया, इसलिए दोनों को ही जो रिमेनिंग बिट बची थी उसमें दोनों का इक्वल बिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई अभी जब आप लोग को नमाज ब्रेक मिलेगी तो आप लोग जाके नमाज पढ़ते हैं, आप में से भी काफी जो स्टूडेंट्स को बाहर चले जाते हैं, तो बाहर जाए बिल्कुल जाए, लेकिन ग्राउंड की जो बाउंड्री है उस तरफ मत जाइए, ठीक है, ग्राउंड की तरफ मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो ग्राउंड की तरफ आपने कतई नहीं जाना। आप बस यहाँ पे जो यहाँ से जाएंगे नमाज पढ़ने, आप इस तरफ नमाज पढ़ें। अगर आप लोग को बाहर जाना है तो मेक श्योर बस इधर ही करीब करीब रहें, ग्राउंड की तरफ ना जाए। दूसरी चीज जो कि शिफ्ट इंचार्ज ने भी मुझे आगे बताई है कि आप में से काफी स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल के अंदर अपना कार्ड शो करते हैं, सही, मतलब स्टूडेंट जो कार्ड है वो आप मोबाइल के ऊपर शो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, मतलब आपके पास पेपर प्रिंट होना चाहिए अपने कार्ड का, स्टूडेंट कार्ड का, वरना आपको हो सकता है मुश्किल दिक्कत समस्या प्रॉब्लम और परेशानी फेस आए। तो मेक श्योर उससे बचने के लिए आपके पास एक हफ्ता है, किसी ना किसी दिन निकालें, एक दिन जाए 5 मिनट लगाएं, प्रिंट निकालें और अपने पास रखें, ठीक है। एनीवेज, तो उसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों ये पूरी फ्लेक्स की इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे से डिटेल बताई हुई है, लेकिन अगेन यहाँ से फ्लेक्स सीखना नहीं है, सीखना सीएसएस के थ्रू है। यहाँ से बस ये पता करना है कि यार टेलमेंट में सीएसएस का ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स बॉक्स उसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सीखने की जगह कतई नहीं है। कोई भी क्लास, कोई भी स्टाइलिंग टेलमेंट के थ्रू सीखने की जरूरत नहीं है, उसको नेटिव सीएसएस के अंदर सीखें। यहाँ पे उसका अल्टरनेट देखें कि यार लो लेवल यूटिलिटी क्लासेस क्या प्रोवाइड है और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये हो गया आपका फ्लेक्स बॉक्स।
बहुत सारी क्लासेस हैं, मैंने आपको एक हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया है जो आपके लिए आसानी का बाइस बनेगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं ग्रिड, उसकी भी आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। सीएसएस में ग्रिड सिस्टम सीखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आइएगा और अब आप यहाँ पे आगे अब देखिए फॉरवर्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ हो गई कि यहाँ पे मैं लेफ्ट टू राइट भी जा रहा हूँ और टॉप टू बॉटम भी जा रहा हूँ। तो देखते साथ ही आपके जहन में आना चाहिए कि यार ये फ्लेक्स बॉक्स नहीं है, क्या नहीं है, ये ग्रिड है। तो बस ये सिंपल सा थिन लाइन डिफरेंस है, लेकिन ये निहायत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेंगे कि आपका जो लेआउट बनना है वो फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू बनना है या फिर ग्रिड सिस्टम के थ्रू बनना है। तो सामने ही है अगेन बेसिक प्रॉपर्टीज बनी है। ग्रिड के अंदर भी फ्लेक्स बॉक्स में पहले एट्रीब्यूट क्या बताया था, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कोई सबसे ऊपर होगा वही तो बताएगा कि यार लेआउट जो बनना है नीचे वालों में उनको कौन सा लेआउट फॉलो करना है, उनको फ्लेक्स फॉलो करना है या उनको ग्रिड फॉलो करना है। तो अगेन यहाँ पे भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा। दूसरी चीज जो ग्रिड की प्रॉपर्टी दी जाएगी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रिड की जो प्रॉपर्टी दी जाएगी यहाँ पर भी किसको दी जाएगी, बोलो भाई, पेरेंट को दी जाएगी। क्यों? ताकि चाइल्ड को पता चल जाए कि यार अब हम दोनों डायरेक्शन पे जा सकते हैं, कब कहां कैसे जाना है वो फर्दर और जो क्लासेस दी जाएंगी उनकी बेसिस के ऊपर रेफर होगा। फिलहाल नीचे वालों को पता चल गया कि यार हम दोनों डायरेक्शन के ऊपर मूव कर सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। और अब बाय डिफॉल्ट ग्रिड की भी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है, और वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल या फिर ड्रॉ। अगर आप चाहते हैं कॉलम भी बने तो आपको एक्सप्लिसिट वे में जाके चीजें बतानी होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया है यार मुझे कॉलम्स भी बीच में जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे कॉल की प्रॉपर्टी भी दी है। ड्रॉज अगर नहीं भी देता तब भी बाय डिफॉल्ट के राइट नेक्स्ट टू ईच अदर भी शो हो रहे हो। तो चार प्रॉपर्टीज फ्लेक्स की भी सेम है, ग्रिड की भी सेम है, लेकिन उसके बाद जो कंट्रोल है वो फ्लेक्स के अंदर अल्टीमेटली किसी एक ही डायरेक्शन का होता है, या तो एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर। लेकिन ग्रिड के अंदर मेरे पास जो कंट्रोल होता है वो दोनों डायरेक्शन का होता है एट द सेम टाइम। मेक सेंस? अब ये क्लासेस भी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीएसएस के अंदर ग्रिड सीखिएगा, उसके बाद इन्होंने बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, इसको गो थ्रू कीजिएगा। आपको एग्जांपल भी दी हुई है और मजे की बात आपको पूरा स्ट्रक्चर भी बता के दिया हुआ है कि भाई आप इतने डिप बना लें और इतने चाइल्ड डिप बना लें और इस तरह अलाइन कर लें। मेक सेंस? ठीक है। जरा अपने साथ वाले को बताएं कि भाई ग्रिड और फ्लेक्स के अंदर अब क्या फर्क है, और ये जो मैंने बेसिक चार एट्रीब्यूट बताए हैं ये दोनों के अंदर सेम है, अलग है, सेम है। तो किस हद तक सेम है, अलग है, तो कहां पे आके अलग होते हैं। 3 मिनट्स का ब्रेक और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मेक श्योर उसको बहुत गहराई और डिटेल में देखिए। खैर अब आते हैं क्लास के एक और मुद्दे पर जो कि अमजद भाई का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, सिग्मा। लेकिन उससे पहले मुझे अभी खबर मिली है कि माशाल्लाह आप में से काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही मशहूर हैं। उनका जो फोकस है वो है प्रोजेक्ट बनाने में, हैकाथॉन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हैकाथॉन जो था वो आपके लिए था, आपने बनाना था, आपने कंप्लीट करना था, लेकिन वो आपने घर में कंप्लीट करना था। अगर वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो मैं क्लास में आपको हैकाथॉन पढ़ा रहा होता, ना कि ये ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स। और अगर आपको आता है तो प्लीज बताएं, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नीचे जाके बैठूंगा और आपको चांस दूंगा कि आप आगे बढ़ाएं, मुझे भी रेस्ट का मौका मिलेगा और आपके तवज्जुह से दूसरों को तवज्जुह से दूसरों को भी सीखने का मौका मिले। तो यहाँ से आयशा और विदा और यहाँ से दीगर जो फैकल्टी मेंबर हैं कि अब अगर आपसे कोई हैकाथॉन का सवाल करे तो आप उसको स्टेज पे लेके आ जाए, मैं उसको हैकाथॉन का आंसर इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से कर दूंगा।
एनीवेज आगे चलते हैं और आज के अपने एक्चुअल मुद्दे के ऊपर आते हैं जो है हमारा एक टॉपिक फिग्मा। क्या है? किसने फिग्मा को देखा है, जाना है या कुछ हद तक पहचाना है? जरा हैंड रेस करता तो जरा ठीक है, सही है। किसने फिग्मा के बारे में नहीं सुना, पहली बार सुना है? लास्ट क्लास में फिग्मा का अल्फाज इस्तेमाल किया था, नहीं सुना? ऐसा नहीं किया। चलो खैर, लास्ट क्लास में बताया था कि हम फिग्मा पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट अगली क्लास में फिग्मा पढ़ेंगे तो आप लोग उसको देख लेना। अच्छा, नाउ थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले, क्योंकि आप लोग को कुछ महीने हो गए हैं डेवलपमेंट के अंदर, कुछ टाइम आपने स्पेंड किया है, आपके मुताबिक हर चीज की एक साइकिल होती है, ठीक है? किसी चीज की भी मैं आपको पूछूं कि भाई ये इस स्टेज से इस स्टेज तक कैसे आया, तो उसकी एक पूरी साइकिल होगी कि यार वो इस दौर से गुजरा, इस दौर से गुजरा। अब मैं अमजद को बोलूं तो भाई अमजद कितने क्या उम्र है? 16 साल, फिर नहीं बताओ यार, 22 साल के माशाल्लाह, बुजुर्ग बुजुर्ग फील हो रहा है, सही है। ये 12 साल के, तो अगर मैं बोलूं कि भाई राइट अवे क्या, नेवर माइंड, 22 साल के, तो क्या 22 साल के ही थे हमेशा से? नो, एक पूरी साइकिल से होके गुजरे हैं, कुछ स्टेजेस से जिससे होके गुजरे हैं, ना कि ये आप सब भी। अगर मैं एक ह्यूमन की एग्जांपल, सेम गोस फॉर, अगर मैं आपके सामने गाड़ी ला के रखूं और मैं बोलूं क्या है गाड़ी इसी हालत में थी, नहीं, बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स थे, बहुत सारे पार्ट थे, कोई कहीं मैन्युफैक्चर हुआ, कोई कहीं मैन्युफैक्चर हुआ, कोई कहीं असेंबल हुआ, एट द एंड तमाम कंपोनेंट्स मिलके एक गाड़ी की सूरत इख्तियार की। इसी तरह अगर मैं आपको किसी और चीज की एग्जांपल दूं, तो आपको चावल का बोलूं कि चावल जिस हालत में होते हैं, कैसी हालत में होते हैं, नहीं, उसको भी एक प्रोसेस से गुजरता है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल है, अल्टीमेटली वो इस हालत के अंदर आते हैं, इस सूरत के अंदर आते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वेब डेवलपमेंट है, या स्पेसिफिकली जिसको मेरी बात समझ आए तो मैं उसको बोलूं वेबसाइट। क्या वेबसाइट जो आपको दिख रही है, लेट्स से आपको ये वाली वेबसाइट दिख रही है, ये, तो क्या ये ऐसे ही थी? नहीं, कुछ साइकिल्स थी, कुछ आइटरेशंस थी, कुछ स्टेजेस से जिससे वो के ये गुजरी है और अल्टीमेटली वो इस सूरत के अंदर आई है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देयर इज नो रॉन्ग और राइट आंसर, सही है? आप लोग ने बस ब्रेनस्टॉर्म करना है, आइडिएट करना है अपने हिसाब से। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ थिंग जो कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें, आप कुछ बनाने नहीं जा रहे, लेकिन अपनी हद के ऊपर आप इस चीज को जरा बताएं, मुझे एक्सप्लेन करें कि इसके क्या स्टेजेस हो सकते हैं, इसके क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं कि अल्टीमेटली ये वेबसाइट इस हालत के अंदर आई और अब मुझे एक्सेसिबल है जब मैं हिट करता हूँ tailwindcss.com। मकसद समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बोलो भाई, ठीक है। तो अब आप में से पहले मुझे कोई बताएगा वॉलंटियरली, जो भी बताना चाहे कि यार इस हालत में कैसे है, क्या स्टेजेस, क्या प्रोसेसेस, क्या लाइफ साइकिल हो सकती है। जी, आपका नाम जुनेद बताइए, जरा खड़े होकर बताइए। अच्छा, अपने बैठ के बताएं। ड्राफ्ट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, सही। इंग्लिश होगा तालियां भाई, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हो गए, बट एनीवेज यहां से भी कोई बताना चाहे कि भाई क्या स्टेजेस हो सकते हैं कि ये वेबसाइट इस हालत में मुझे दिख रही है। जी, ठीक है, अच्छा, ठीक है, तालियां मैं बता नहीं सकता, थोड़ा तालियां क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, सही है। तो इन्होंने भी अच्छा बताया, लेकिन इनका थोड़ा वेबसाइट लेवल पे था। आप वेबसाइट के कंपोनेंट्स में चलिए, जो भी हैंडल बना होगा, फुटर बना होगा, वो सही है, लेकिन एक लाइफ साइकिल पे जाओ। अब मैं अमजद को बोलूं तो मुझे पता है भाई इसका सर बना होगा, इसके हाथ बने होंगे, लेकिन एक साइकिल, एक आइटरेशन, जो स्टेजेस है, मेरा भी जो फोकस है वो उस तरफ है, ठीक है। तो एनीवेज मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप कोई भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप देख रहे होते हैं,
तो वो राइट टर्मिंग बन जाता है। कुछ स्टेजेस होते हैं, ना के डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, जिसका हमने बताया कि भाई हेडर बनेगा, फुटर बनेगा, डिफरेंट और कंपोनेंट्स बनेंगे, लेआउट पूरा डिजाइन होगा, लेकिन उससे पहले भी कुछ स्टेजेस होते हैं। किसी ने सोचा भी तो होगा कि यार ऐसा कुछ है कि वेबसाइट बनाई जाए। वेबसाइट बनाने से पहले उसका कोई बिजनेस भी तो होगा जिसको वो डिजिटली रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ऐसी ना वेबसाइट कोई बने तो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टेलमेड है और कोई मतलब मकसद नहीं है तो मैं वेबसाइट क्यों बनाऊं? मेक सेंस? इसकी बिहाइंड द सीन किसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म, अपने सॉफ्टवेयर, अपनी सर्विस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिजिटली कि यार हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो देख लो, अगर वो देख रहा है तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आके देख लो। तो सबसे पहले बिजनेस की हद तक नहीं जाते, बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद आता है कि भाई अल्टीमेटली मैंने सोच लिया कि भाई मेरा कुछ बिजनेस था, मेरा कोई ऑफरिंग थी, मेरी कोई सर्विस थी जिसको मैं डिजिटली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं मोबाइल ऐप बना सकता हूँ, मैं वेब ऐप बना सकता हूँ, मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको भी अभी आप लोगों के लिए कंसाइज कर दिया कि भाई मैंने वेबसाइट सोच लिया कि मेरा बिजनेस है, मैं उसको डिजिटली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगा। मेक सेंस? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तीन चीजें हो गई हैं। अब जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट या फिर फीचर रिक्वायरमेंट्स। क्या आती है? ये तीनों बहुत अलग चीज है, लेकिन अभी जहां हम खड़े हुए हैं हम इन तीन चीजों को एक ही लेवल के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं और इनको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट्स गैदर होंगी कि यार मैं अपनी डिजिटली जो वेबसाइट है वो बनाने जा रहा हूँ किस चीज की, अपने बिजनेस की। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि मैं डिजिटली रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिससे मुझे ज्यादा ट्रैफिक मिले और मेरा बिजनेस ग्रो हो। मेक सेंस? ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई फूड चेन चला रहा हूँ और मैं वेबसाइट बना दूं ऑटोमोबाइल की। ऐसा कोई मेक सेंस है? ये कोई यार मेरा फूड का बिजनेस है, फूड चेन में रन कर रहा हूँ और मेरी वेबसाइट जो है वो ऑटोमोबाइल की है। इट डजंट मेक सेंस। जो मेरी डिजिटल अपीयरेंस है या मेरी जो डिजिटल एग्जिस्टेंस है वो मेरे प्रोजेक्ट को ही, वो मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगी। तो सबसे पहले मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है जो मैं चाहता हूँ डिजिटली रिप्रेजेंट करना। तो पहली चीज क्या है भाई? रिक्वायरमेंट्स गैदर करना कि यार मेरा बिजनेस तो है लेकिन मैं डिजिटली अपने बिजनेस के क्या क्या रूप दिखाना चाहता हूँ, क्या क्या रूप सामने वाले के सामने पेश कर सकता हूँ, ये क्या क्या चीजें ऐसी दिखा सकता हूँ जिससे मेरे बिजनेस को और बूम मिले और ग्रोथ मिले। मेक सेंस? ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आती है उन रिक्वायरमेंट के अराउंड बैठ के डिस्कशन करना। और ये डिस्कशन कौन कौन करता है? यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करे। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में भाई मेरा बिजनेस का मैनेजर के पास आया, अब जब मैंने वेबसाइट बनानी है तो मैंने क्या कर दिया, मेरा बिजनेस इससे हैंड ओवर नहीं कर दिया मैं। अभी किसने बनाई थी? ये बेसिकली इनिशिएटिव था जो कि WAI का है, वेब एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव। कुछ लोग होंगे, कुछ कम्युनिटी होगी जिन्होंने ये गाइडलाइंस बनाई। और वर्ल्ड वाइड वेब कुछ भी समझ लिखा है कंसल्टिंग, ये कंसल्टिंग जो भी है। एनीवेज, the primary aim of WCAG is to ensure that website tools and technologies are usable by individuals with a wide range of disabilities including visual, auditory, physical, speech, cognitive, language, learning and neurological impairments। ठीक है, ये सारी डिसेबिलिटीज आपको ध्यान में रखनी है जो कि आपके सामने पेश कर दी गई है। कभी कुछ लोग हो सकते हैं जो कि कुछ किसी किस्म की डिसेबिलिटी का विक्टिम हो या वो एक्सपीरियंस कर लो किसी किस्म की डिसेबिलिटी जिसके अंदर विजुअल आ जाती है, सुनाई का मसला हो सकता है, फिजिकली कोई चीज हो सकती है या फिर स्पीच से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अगर आप इन गाइडलाइन को पढ़ जाए और इन गाइडलाइन को समझ लें तो ट्रस्ट में आपको किसी एक बंदे का फोकस करने की जरूरत नहीं। क्या अंधे को दिख रहा है या बहने को दिख रहा है, गूंगे को दिख रहा है? नहीं, आपने बस गाइडलाइंस पढ़ के उनको सेटिस्फाई करना है। आपने कतई टेस्टिंग के तौर पे लिखना नहीं है कि यार एक बंदा है गूंगा अंधे गूंगे की वेबसाइट को विजिट करेगा उसको सही लगा तो बस ठीक है, मेरे अंधा आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। आपने गाइडलाइन को फॉलो कर लिया, दैट्स इट, वर्क सक्सेसफुल। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट्स के ऊपर।
जिनकी बेस के ऊपर ये पूरी गाइडलाइन बनी है। वो ये टोटल 4 पार्ट है। एक क्या है, परसीवेबल। आपका जो पूरा कंटेंट है WCAG है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी। कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी, उसमें पहली चीज है वो ये है कि आपका कंटेंट परसीवेबल है। दूसरी चीज है ऑपरेबल, कि यूजर उसको ऑपरेट कर सके, आपकी वेबसाइट के अराउंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तीसरी चीज है अंडरस्टैंडेबल। सही है, अब इसको पढ़ेंगे आराम से, चीज को समझेंगे, लेकिन अभी फॉलो करते हैं। और चौथी चीज आती है रोबस्ट। ठीक है, तो जरा इनको दोबारा के साथ दोहराएं, दोहराएंगे दोहराएं। WCAG स्टैंड्स फॉर, आप सामने लिखा होगा, मैं जरा गौर करा देता हूं। आप बोलो भाई, WCAG स्टैंड्स फॉर कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। पहला पॉइंट क्या आता है, परसीवेबल। दूसरा क्या आता है, तीसरा क्या आता है, चौथा। और ये किसके लिए है, ये उनके लिए जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी इन जनरल भी हो सकता है जो कलर आपको पसंद आ रहा है किसी को समझ आए, जैसे मुझे रेड और येलो और ग्रीन और ब्लू पसंद आता है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे यूज किया तो आपको अच्छा लग रहा था। ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा था। तो मेक श्योर कि आप ऐसे कलर्स का इस्तेमाल करें। आपको कहाँ से पता चलेंगे, वो आराम से पता चल जाएंगे, बस थोड़ा सा इसको परसीवेबल से क्या हो रहा है। परसीवेबल से हो रहा है कि information and user interface components must be presented in a way that can be or that user can perceive। perceive से मतलब क्या होता है, समझ सके या आसान जो बोलते हैं कंज्यूम कर सके। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा दूसरे वर्ड अराउंड करना चाहिए, तो आपने अपने कंटेंट को इस तरह प्रेजेंट करना है कि सामने वाला उसको रिसीव कर सके। मेक सेंस, समझ सके। समझ सके वैसे वाले में वर्ड से पार्ट है, लेकिन बेसिकली आसान हो उसको कंज्यूम कर सके। फॉर एग्जांपल, इनका एग्जांपल भी बताइए, images should have alt alternatives and video should have captions। ये चीज बहुत जरूरी है, परसीव कर सके। तो आपने अभी तक इमेज के अराउंड काम किया हुआ है, इसी इमेज है, केवल इमेज लगा लो। कभी आपने ये सोचा कि यार अगर इंटरनेट स्लो हुआ और इमेज लोड ना हो पाए तो यूजर को कैसे पता चलेगा यहाँ पे कोई इमेज नहीं। ऑल्ट टेक्स्ट, तो ये बेसिकली आपके कंटेंट को परसीवेबल बनाता है कि यार अगर इंटरनेट स्लो है या कोई और इशू है या कोई अगर अंधा है, वो आपकी वेबसाइट को देख नहीं पा रहा, लेकिन वो उसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर थ्रू सुन पा रहा है आपके पूरे कंटेंट को। स्क्रीन रीडर्स होते हैं ना, आपने स्क्रीन रीडर से बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि आपकी पूरी स्क्रीन को रीड करते हैं, तो उसको फौरन पता चल जाएगा जहां पे इमेज में दिखा नहीं पा रहा है, इसका ऑल्ट टेक्स्ट है। मैं बता दूं इस अंधे को जिसको दिखता नहीं है उसको, सॉरी मैं अंधा बोल रहा हूं, इट्स अ बिट नॉट रिस्पेक्टफुल, लेकिन फ्लो में एनिमेशन चल रहा है। ठीक है, तो लेट्स से किसी को दिखता नहीं है तो उसको कैसे पता चले यहाँ पे मिले, तो यहाँ पे आपका ऑल्ट टैग है, क्योंकि उसको बताएगा कि भाई स्क्रीन रीडर बताएगा उसको कि भाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर इमेज इस्तेमाल में उसका ऑल्ट टैग है। तो ऑल्ट टैग से भेज दिया वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए, समझ आया। इसी तरह अगर आप कोई वीडियो यूज कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे कैप्शन क्यों दिखता है, कुछ लोग होता है जो कि कांटेक्ट आई कांटेक्ट होता है ना, वो वीडियो के साथ भी विजुअली बसा होता है, वो कांटेक्ट नहीं करता, बाद में फ्रेम चेंज हो जाते हैं ना ये वीडियो के, उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते। आप कोई बंदा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कैसे देखो, वो बस बोल रहा है, अगर मैं सुन नहीं सकता मैं देख सकता हूं, तो वो तो बोल रहा है मैं क्या कैसे सुनूं, तो नीचे वीडियो के कैप्शंस आ गए कि भाई अगर आप सुन नहीं सकते तो आप देखते हुए फॉलो कर लो। YouTube पे आपने देखी ना वीडियो, नीचे कैप्शंस आ रहे होते हैं, खैर वो तो वीडियो का होता है, लेकिन इट्स सेल्फ जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर भी वीडियोस यूज करें तो मेक श्योर यू हैव कैप्शंस। उसको कैसे पता चलेगा कि यार वरना यूट्यूब स्क्रॉल क्या होता है, वो वाइड से होता है ना दोस्तों, या आप व्यू स्क्रॉल करते हैं टॉप टू बॉटम स्क्रॉल करते हैं। लेकिन लेट्स से मेरे वेबसाइट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने कंटेंट कुछ फ्रेम से बाहर भी रख दिया, लेकिन मैंने नीचे स्क्रॉल नहीं किया, तो अब सामने वाले को क्या इल्हाम होगा कि यार कुछ कंटेंट इधर भी पड़ा हुआ है जाके देख लो। तो बेसिकली मैंने उसके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं पाया। अंडरस्टैंडेबल के अंदर ये भी हो सकता है कि लेट्स से मैंने एक बटन बनाया, लेकिन मैंने उसको बटन वाली स्टाइलिंग नहीं दी, स्टाइलिंग मैंने उसको टेक्स्ट वाली दी। आपने देखा था कि जब मैं टेलीविजन इंटीग्रेट करता था और मैं बटन को भी यूज करता था, वो क्या आता था, ऐसा टेक्स्ट क्या आता था,
अब बटन जो होता है वो इंटरेक्टिव होता है, लेकिन अगर मैंने उसको बटन वाली स्टाइलिंग नहीं दी तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि यार इस पे क्लिक करना है, ये मुझे कहीं और लेके जाएगा, वो तो उसको एज टेक्स्ट पढ़ेगा और बोलेगा ठीक है आगे चल। तो ये भी अंडरस्टैंडेबल के अंदर आती है। या लेट्स से आपने एक टेक्स्ट लिखा ब्लैक कलर के अंदर, इसके अंदर ब्लैक ये परसीवेबल के अंदर भी आता है, वो परसीव भी कर सकते, और ब्लैक टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड था वो डार्क ग्रे कर दिया, तो क्या यूजर अंडरस्टैंड कर पाएगा टेक्स्ट में क्या लिखा, या क्या वो परसीव कर पाएगा वो डिसेबल है, विजुअली डिसेबल है, सही। तो इन चीजों को आपने गौर करना है कि आपने किस तरह अपने कंटेंट को अंडरस्टैंडेबल बनाना है, इसके लिए अपने लिए सामने वालों के लिए, ये आगे आपका अंडरस्टैंडेबल। चौथी चीज बहुत जरूरी है रोबस्ट हो। ये तमाम चीजें कर भी लेंगे, अगर आपकी वेबसाइट 20 सेकंड के बाद लोड हो रही है तो कोई रुकना ही नहीं है 20 सेकंड के लिए कि भाई आपका परसीवेबल, अंडरस्टैंडेबल और ऑपरेबल जो कंटेंट है वो कंज्यूम करे। बोले इतना काम एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, मैं क्यों वेट करूं, मैं निकलता हूं यहां से, तो मेक श्योर आपका कंटेंट रोबस्ट भी हो, राइट अवे लोड भी हो, फिर ऊपर वाले 3 पॉइंट बाकी कोई वैल्यू ऐड करेंगे, वरना कोई वैल्यू नहीं। तो रोबस्ट लिखा है कंटेंट मस्ट बी रोबस्ट इनफ टू वर्क reliably with a wide variety of user agents including assistive technologies। समझ आया? रोबस्ट बता चुका हूं, मतलब इसकी पूरी घंटे से पहले रोबस्ट बता चुका हूं कि तेजी से लोड होने वाला है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि WCAG का पार्ट है। WCAG स्टैंड्स फॉर, आप बोलो भाई, एक मिनट, सीक्वेंस आउट हो गया, अंदर हो गया आप लोग, दोबारा क्या है WCAG? यार सभी तरह पीछे खड़ा होगा, पीछे में आवाज आती है ऐसे, ये मुझे ध्यान की आवाज आ जाती है, कि सीखने तो सब बैठे ना, आगे बैठे हुए पीछे बैठे हुए, सीखना तो सबके लिए। हाँ भैया बताओ WCAG क्या होता है? सही है। इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है? परसीवेबल, ठीक है, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए, अगर आप इमेज दे रहे हैं तो ऑल्ट टैग भी दें, अगर आप वीडियो दे रहे हैं तो कैप्शंस भी दें। ऑपरेबल क्या हमने पढ़ ली कि भाई इंटरैक्टिव, अगर कीबोर्ड नहीं है तो माउस का इंटरेक्शन कर सको, माउस नहीं है तो कीबोर्ड से इंटरेक्शन कर सको, या इसके अलावा कोई और डोमेन ऑफ इंटरेक्शन है। ये पानी का 3 मिनट का आपका भी ब्रेक, मेरा भी ब्रेक, मेरी थोड़ी सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन का हो। बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को लिया और उसको ऐसी शक्ल दे दी। ये किसका काम था भाई? अब इसमें बेतहाशा एफर्ट होती है, आइटरेशंस होती है। ऐसा नहीं होता कि राइट मेरे पास एक दिन बैठा बना दिया, ये महीने भी ले लेता है, ये हफ्ते भी ले लेता है, और अक्सर ये साल भी ले लेता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि नहीं हूँ, मेरा बिजनेस है, प्रोजेक्ट मैनेजर सेटिस्फाई है कि नहीं है, और दोबारा कि भाई अब एक और डिस्कशन होगी कि मैंने यूआई बना दी, लेकिन अब ये डिस्कशन जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कि भाई अब यूएक्स यूआई इंजीनियर भी कुछ भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी कर दूँ, ये एलिमेंट्स ही उड़ते हुए आ रहे हैं, कोई वहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, अक्सर आपने यूआई देखी होगी, ऐसी खतरनाक होती है। तो अब डिस्कशन होगी यूआई यूएक्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दरमियान। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताएगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ये क्या बना दिया है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, या अगर कर सकता होगा तो बोल देना मैं कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह रिक्वायरमेंट्स नैरो डाउन हो रही है। एट द एंड बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा, जिस पे पूरी हायरार्की सेटिस्फाई होगी, जिस पे बिजनेस ऑनर से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे बनाया है तमाम सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि सबके पास से होता हुआ प्रोडक्ट गुजरा है। डज इट मेक सेंस? तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास एक यूआई यूएक्स इंजीनियर का पर्सपेक्टिव। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक अलग इमेज है। क्या है? एक इमेज है। क्या हो सकता है? टेक्स्ट है, इमेज है, सही है, इट्स एन इमेज, एसवीजीए। इसी तरह अगर आप देखें मैं इसका वर्क करूं तो ये एक टेक्स्ट है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। मेक सेंस? तो ये दिखाने का मकसद ये इट्स नॉट द एक्चुअल वेबसाइट, ये आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, एक यूआई है कि यार अल्टीमेटली मेरी वेबसाइट दिखनी कैसे है।
तो ये काम था आपका यूआई यूएक्स इंजीनियर का। अब जब ये बना लेगा तो लेट्स से आप अमजद को एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यूम करते हैं, मैं बैठूंगा, अमजद बैठेगा, हम बोलूंगा यार मैंने ये बना दिया है, कैसा लग रहा है, जबरदस्त है। अभी लेट्स से आपको ऐसे दिख रहा है, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई अमजद ये ऐसे दिखेगा, ये जो क्या है ये क्या बोलते हैं स्पीकर, ये यहाँ से कहीं से उड़ता हुआ आएगा और फिर यहाँ पे रुकेगा, तो मैं बोलूंगा नहीं तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना, तुम बोलोगे यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास कुछ लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे रखते हैं, तो इसमें मैं भी काम कर लूंगा और तुम भी इसमें सेटिस्फाई हो, तो बोलूंगा हाँ मैं भी सेटिस्फाई हूँ। तो बस अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। हम प्रोजेक्ट मैनेजर को जाके बताएंगे हम ये बनाने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर रिप्रेजेंट करेगा बिजनेस ओनर को, बिजनेस ओनर अगर सेटिस्फाई होगा तो सही है, वरना ये बैक एंड फोर्थ चलता जाएगा जब तक तमाम लोग सेटिस्फाई नहीं हो जाते। ये सिंगल आइटरेशन खत्म नहीं है, ये मल्टी आइटरेशन काम है। तो अगेन याद रखिएगा, वेबसाइट अगर आप कोई देख रहे हैं तो इसका मतलब ये खत्म नहीं है कि कोई बंदा बैठा, उसने लैपटॉप पकड़ा, VS कोड इंस्टॉल किया, Next.js इंस्टॉल की और बस कोड करना स्टार्ट कर दिया और वेबसाइट बन गई। नहीं, पहले कोई मकसद होगा, कोई बिजनेस होगा जिसको डिजिटलाइज फॉर्म में चाहिए था, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग थी, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, यूआई यूएक्स इंजीनियर होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, सबकी कलेक्टिव एफर्ट के साथ आपके पास एक एट द एंड इस तरह की कोई वेबसाइट होस्टेड यूआरएल के ऊपर दिख रही होती है। डज इट मेक सेंस? जरा थोड़ी देर का ब्रेक और इस ब्रेक में अपने साथ वाले को बताएं कि पूरा फ्लो क्या है और इसी के साथ साथ नमाज का ब्रेक लेते हैं। इट्स 8:23, हम 8:33 के ऊपर अपनी क्लास का दोबारा बाकायदा आगाज करेंगे। किस तरह पूरी जर्नी कवर होती है, किस तरह एक आइडिया एक बिजनेस की शुरू लेते हैं, उसको हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन किस तरह एक बिजनेस अपनी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है उससे डिजिटल एग्जिस्टेंस के ऊपर आता है। लेकिन आपका दौर वक्त या आपका जो वक्त है वो यही है कि काफी ऐसे बिजनेस है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो डिजिटली ऑपरेट करती है। अब मैं बताऊं कि भाई ये टेलमेंट CSS है, इसकी क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है? कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है? नहीं हो सकती। या अगर मैं कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बनाया हो, ये यूट्यूब है, ये यूडेमी है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? इनका बिजनेस मॉडल ही है कि भाई हम कोर्स देंगे, आप उनको परचेज करें, उनमें से कुछ परसेंटेज हमारा होगा, कुछ जो भी मेंटोर या जिसने भी वो क्या वर्ड होता है, जिसने भी पूरा कोर्स आउटलाइन किया होगा, बनाया होगा, बाकी परसेंटेज उसका होगा। तो कुछ बिजनेसेस आज के दौर में फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी मौजूद ही नहीं है। हाँ, उनके हेडक्वार्टर होते हैं, उनके डिफरेंट कैंपसेस होते हैं जहाँ पे आप जाके कस्टमर सपोर्ट या तरह की चीजें ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल उनका पूरा जो सेटअप होता है वो डिजिटली होता है। तो उसी तरीके से कि भाई बिजनेस है उसको किस तरह रिक्वायरमेंट के साथ प्रोजेक्ट मैनेजर लेके जाना, फिर यूआई यूएक्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ डिस्कस करके उनको रिक्वायरमेंट्स को नैरो डाउन करना, फिर यूआई यूएक्स इंजीनियर का रोल जो कि इस तरह की शक्ल के अंदर आपकी वेबसाइट को बना के देता है और फिर पूरी और रिक्वायरमेंट को और नैरो डाउन करना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलता है मैं ये नहीं बना सकता, इसको और कम करो, और फिर तमाम एंटिटीज का इस चीज के ऊपर मुत्तफिक होना कि हाँ यार ये एंड रिजल्ट है, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। अब आते हैं फिग्मा के ऊपर। फिग्मा क्या है? फिग्मा एक टूल है जिसकी मदद से आप अपनी UI बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, मेक कर सकते हैं। मेक सेंस? क्या है भाई फिग्मा? एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे डोमेन्स हैं, लेकिन उसमें से जिसपे हम फोकस कर रहे हैं वो है UI वाला, कि आप इसकी मदद से UI बना सकते हैं। जो कि आप देख रहे हैं, क्या मैंने क्या किया, मैंने एक UI बनाई है, अपनी वेबसाइट का एक लैंडिंग पेज बनाया है जो मेरे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और लोग इसको विजिट कर सकते हैं ताकि उनको पता चल सके कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस का मकसद क्या है, वो किस बारे में। अब जब आप फिग्मा के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले तो आपने लॉगिन होना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर अकाउंट क्रिएट है तो आपने लॉगिन होना है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास एक स्क्रीन आएगी,
जल्दी से वो स्क्रीन भी खोल लेता हूँ मेरे दोस्तों, figma.com, बाकी सब हटा दो। जैसे ही ये स्क्रीन खुलेगी उस पे आप देखेंगे कि आप जैसे ही आपका अकाउंट आप लॉगिन करेंगे तो आप राइट अवे ऐसी स्क्रीन के ऊपर आएंगे। मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आपके पास इनिशियली कोई भी प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा होगा। आपके पास बिल्कुल क्लीन स्लेट होगा, बिल्कुल साफ सुथरा होगा, कोई चीज नहीं आएगी। यहाँ पे आपके पास ड्राफ्ट मौजूद है और प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, आपके पास ट्रैश का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। ये है फिग्मा की ऑफरिंग कि यार आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं, आप फिग जैम बोर्ड यूज करना चाहते हैं, तभी मैं आपको बताया था फिग्मा इटसेल्फ बहुत सारे वर्टिकल्स पे काम करते हैं। हमारा जो फोकस है वो एक वर्टिकल है, वो क्या है, सिर्फ डिजाइनिंग करना, स्पेसिफिकली यूआई डिजाइनिंग करना। मेक सेंस? जो यूआई यूएक्स के वर्टिकल के अंदर आ गए। इसके अलावा आप इसमें बोर्ड भी बना सकते हैं, स्लाइड्स भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ डिजाइन के ऊपर। अभी अपने वाले को पीछे रखते हैं और एक न्यू डिजाइन पे जाते हैं कि जैसे मैं एक न्यू डिजाइन करूंगा, यहाँ पे एज ए डेवलपर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं करनी होती, ये काम है यूआई यूएक्स इंजीनियर का, लेकिन इस टूल के साथ फेमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड जो आपको यूआई मिलेगी वो फिग्मा की यूआई मिलेगी, यहीं से आपने इंटरेक्ट करना है और यहीं से आपने देखते हुए अपनी एक्चुअल वेबसाइट को कोड करना है। मेक सेंस? अब कोड कैसे करना, उसकी आइटरेशंस होंगी। जिस तरह यूआई यूएक्स इंजीनियर ने राइट अवे ये पूरी वेबसाइट नहीं बना दी होगी, पहले आइडिएट किया होगा, ब्रेनस्टॉर्म किया होगा अपनी टीम के साथ कि भाई नेविगेशन कैसे होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये लोगो है, ये लेफ्ट पे रखना, नेविगेशन जो लिंक होंगे वो सेंटर में रखना, और रिक्वेस्ट द कोड कि मतलब अगर कोई चीज आप परचेज करना चाहते हैं फाइनली जो भी है, तो वो आप उसके बटन रखें ताकि राइट अवे यूजर यहाँ से इस बटन को क्लिक कर दे। ठीक है, मेक सेंस? तो ये तमाम चीजें रिक्वायरमेंट्स और डिस्कशन के बाद गैदर होती है, ऑपरेटर होती है। फिर उसके बाद यूजर इधर आया होगा और यूजर यूआई यूएक्स इंजीनियर इधर आया होगा, इसके अराउंड बहुत ज्यादा इटरेशंस हुई होंगी, ये कैसे डिजाइन करना है इसके अंदर। अब ये जो आपको इतनी सी चीज दिख रही है, ये यूआई यूएक्स इंजीनियर का काम टेक्निकली नहीं होगा, इसके लिए आप ग्राफिक डिजाइनर या फिर जो आपके पास डिफरेंट और एसवीजी क्रिएटर होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, क्या मुझे ऐसा लोगो बना दो, मुझे ऐसी एक इमेज बना दो, वो आपस में ऐड करते हैं। वन मैन शो भी होता है, वन मैन आर्मी भी होता है कि बंदा खुद ही तमाम चीजें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी बड़ी कंपनी का पार्ट बनते हैं तो उधर हर जगह डिफाइंड रोल होता है कि यार इस बंदे का यही काम है, इस बंदे का यही काम है, इस बंदे का यही काम होता है। तो वहाँ पे लोगो डिजाइनर अलग होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स अलग होते हैं, और जो यूआई डेवलप कर रहे होते हैं, टेक्निकली डिजाइन कर रहे होते हैं, वो अलग होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और काम करने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपसे क्या चाहता है। तो हो सकता है तमाम चीजें आप ही करो, ये लोगो भी आप ही बनाए, ये एसवीजी भी आप ही बनाए, लेकिन हो सकता है ये आपको कोई और प्रोवाइड करे, आप बस इसको अपनी यूआई के अंदर कहीं प्लेस करें। मेक सेंस? ठीक है, तो ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी क्या आप काम कर रहे हैं। इसी तरह फिर ये चीज बनी होगी कि भाई हमारे करंट कौन कौन से क्लाइंट है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसका इसके अगेंस्ट बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग और तमाम चीजें होंगी, तब यहाँ पे दिखे। और फिर ये बहुत सारी चीजें आई गेस मुझे इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट एंड मेरे पास ये पूरी स्क्रीन प्रिपेयर हो गई। अब मेरा काम है एक मीटिंग सेटअप करना, किसके साथ, डेवलपर के साथ। यार मैंने पूरी वेबसाइट बना दी है, नाउ इट्स योर टाइम, तुम इसको देखो, कोई मसला है, कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताओ, वरना अब ये तुम्हारे हैंड ऑफ में कर रहा हूँ। हैंड ऑफ मीटिंग कराती है ये, आप उसके हैंड ओवर कर देते हैं अपना डिजाइन, और आप वो जाने और उसका लैपटॉप और डिजाइन जाने, वो उसको देखेगा और करेगा। तो एज अ डेवलपर मुझे फिग्मा पता होना क्यों जरूरी है। काम तो सारा किसने किया है, यूआई यूएक्स इंजीनियर ने। जब उसने कर लिया, मतलब सब खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तब वो मेरे पास आ रहा है, हाँ मुझे कोई मसला होगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, तो उसको चेंज कर देगा। लेकिन पूरी चीज उसने प्रिपेयर किया, तो फिर मेरा क्या मकसद है फिग्मा समझने का, एक मिनट आता हूँ। तो एज अ डेवलपर मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअली मैं जो स्क्रीन पाऊंगा, जो मुझे यूआई यूएक्स इंजीनियर देगा, वो होगा यही यूआरएल। और ये यूआरएल किसका है, फिग्मा का। किसका है भाई, फिग्मा का। तो टेक्निकली मैं इसी यूआई या फिर फिग्मा के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा हूँ। मैं जाके देख रहा हूँ कि हाँ मैंने नैप बार ऐसे बनाया है, तो इमेज
कहाँ से मुझे मिलेगी? मैं किसी बंदे के पास नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, इस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, देखा मेरा कर्सर जहाँ पे, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। इसी तरीके से अगर मुझे देखना हुआ है अबाउट अस लिखा हुआ है लेकिन इसका फॉन्ट अलग है, मेक सेंस? अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आप ये डॉट्स देख रहे हैं, इसका फॉन्ट अलग है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम कर सकूं, आपको दिखाऊं, ये डॉट देख रहे हैं, इसका फॉन्ट फैमिली देखिए किस फॉन्ट में, और यहाँ पे जो स्क्रीन है इसमें अबाउट अस का फॉन्ट देखिए अलग है। तो मुझे कैसे पता चले कि भाई ये कौन सा यूआई यूएक्स इंजीनियर ने कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया है? तो मैंने कुछ नहीं करना है, इसमें डबल क्लिक करना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, टाइपोग्राफी में लिखा हुआ है कि भाई फॉन्ट फैमिली कौन सी इस्तेमाल हुई है, स्पेस ग्रोटेक्स, ठीक है। अब ये मैं कहां से लूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और गूगल की एक ऑफरिंग है गूगल फॉन्ट्स, क्या है भाई? गूगल फॉन्ट्स। यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके गूगल फॉन्ट्स में जाके लिखूंगा, क्या नाम था? स्पेस ग्रोटेक्स। तो यहाँ पे देखें उसने सर्च में दिखा दिया कि भाई ग्रोटेक्स नाम का एक फॉन्ट एग्जिस्ट करता है। बस इस पर क्लिक करूंगा और इनमें से जो भी मुझे चाहिए वो डाउनलोड कर लूंगा। अब दूसरी चीज, यार इन्होंने फॉन्ट की बहुत सारी वेरिएशन बताई है कि लाइट भी है, रेगुलर भी है, मीडियम भी है, सेमी बोल्ड भी है। तो क्या मैं इसको स्टाइल के थ्रू हैंडल कर रहा हूँ? नहीं, मैं दोबारा फिल्मा पे आऊंगा और देखूंगा कि कौन सा वेरिएशन इस्तेमाल हुआ। तो कौन सा हुआ है? रेगुलर। तो मैं रेगुलर ही इस्तेमाल करूंगा। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज बताई कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे फिल्मा क्यों आना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि यूआई यूएक्स इंजीनियर ने बना दिया है, लेकिन अब उस बनी हुई चीज को एक्चुअल मैप करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो कहां से पूरी होगी? फिल्मा से ही होगी। अब दूसरी बात कि लेट्स से कि भाई अबाउट अस का फॉन्ट अलग था, अब देखते हैं नेविगेशन इसी फॉन्ट में लिखा है, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं क्या इसका भी वही फॉन्ट है या इसका अलग है। तो जरा इस पे आते हैं और देखते हैं कि भाई इसका क्या फॉन्ट है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि इसका कौन सा फॉन्ट है। आई गेस इसका भी वही फॉन्ट है, इसलिए मेरे पास कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। लेकिन लेट्स से अगर इसका फॉन्ट अलग होगा तो इस पे डबल क्लिक करता है, इसका फॉन्ट अलग करता है, गूगल पे जाना, देखते हैं यहाँ फॉन्ट है और फिर इस्तेमाल करना। इसी तरीके से आप भाई ये वाली इमेज है, अब ये कैसे इस्तेमाल करूँ? क्या मैं दोबारा किसी ग्राफिक डिजाइनर के पास जाऊँ कि भाई जो इमेज तुमने यूआई यूएक्स इंजीनियर को दी थी वो मुझे भी दे दो? नहीं, ये बैक एंड फॉर्थ नहीं करना। एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है कि एक चीज आपको हैंड ऑफ करनी है या आपको हैंड ओवर करनी है। अब आपका बिल्कुल कतई मकसद नहीं बनता कि आप किसी को बार बार जाके तंग करें। ये सिंगल आपके पास सोर्स ऑफ ट्रूथ है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और अपनी तमाम चीजों को पूरा करेंगे। हाँ, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप किसी टीममेट के पास जा सकते हैं। अब मुझे इमेज चाहिए थी, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इस इमेज तक आऊंगा, दोबारा यहाँ पे स्क्रॉल, यहाँ पे तमाम ऑप्शन आ जाते हैं उस चीज से रिलेटेड जिस पे आपने फोकस किया है। जैसे आप अगर मैं जाऊं, मैं अबाउट अस पर फोकस करूंगा तो लेफ्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है वो इस फॉन्ट के रिलेटेड, वो इस इमेज के रिलेटेड कलर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस लोगो के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो अब मुझे यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मिल रही है वो अराउंड लोगो है, नॉट द अबाउट अस टेक्स्ट और फॉन्ट। मेक सेंस? अच्छा, क्या आपको देखने में बड़े वो मालूम लग रहा होगा क्या बड़ा मुश्किल है? निहायत ही मजेदार चीज है। एक बार आप इसके साथ काम करने लग जाए आपकी जिंदगी आसान हो जाती है कि आपके पास एक चीज आ गई, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस आपका लैपटॉप आपके पास विंडो की स्क्रीन है, वहीं से तमाम चीजें डाउनलोड करते रहो, वरना आपको डिले देखने को मिलता है। यार लेट्स से ये ग्राफिक डिजाइनर थे, मुझे इनसे इमेज चाहिए, मैं इनके पास है, मुझे इमेज चाहिए, बोलते हैं यार अभी मेरी मीटिंग है, फौरन ही 1 घंटे बाद आ, तो अभी 1 घंटे में बैठा हूं, क्या क्या। तो इस चीज को समझे, क्या मेरे पास ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मेरे पास पता है मुझे क्या बनाना है, तमाम एक एक चीज बिल्कुल छोटी छोटी डिटेल का मेरे पास एक्सेस है, मैं इसको यहीं से बना सकता हूँ। इसी तरह थोड़ा ये चाहता हूँ। अब एक और चीज कि भाई इसमें और इसमें कितनी पैडिंग है, मतलब इस दो एलिमेंट्स के अंदर कितना मार्जिन है, तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं यहाँ से। यार अंदर इस एलिमेंट को कितनी पैडिंग दी है, तो सब बता दें कितनी पैडिंग दी है भाई, 50px। थोड़ा जूम कर सकूंगा मैं, खैर मेरी बात को माने, ये छोटा जूम भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसने मुझे बता दिया कि ये जो आप ग्रिप बनाएंगे इसके अंदर आपने पैडिंग कितनी रखनी है वो तक आपको पता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई इस एलिमेंट के अंदर जो पैडिंग रही है वो 50px है। इससे फायदा क्या होगा?
जब आप सॉफ्टवेयर पूरा डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, अगर आपको ये वाली डिटेल पता नहीं होती कि भाई अंदर पैडिंग कितनी देनी है, भाई मार्जिन कितना देना है, तमाम चीजें कैसे परफॉर्म करनी है, तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो एट द एंड एक अनकंसिस्टेंसी आती डिजाइन के अंदर और एक्चुअल जो आपने डेवलप किया है वो। अब होता क्या कि जब तक यूआई यूएक्स वाला काम था, जब उसने यूआई की पूरी जो ये डायग्राम से ये बनाई थी या फ्रेम्स बनाए थे, तब तक तमाम बिजनेस ऑनर से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक तमाम सेटिस्फाइड थे कि यार ये चीज बनानी है। लेकिन जब आपने जो चीज बनाई वो, क्योंकि आपके पास ये पैरामीटर नहीं थे, कोई पैडिंग कितनी रखनी है, मार्जिन कितना रखना है, तो जो एंड रिजल्ट होगा वो नहीं आएगा जिसपे सब सेटिस्फाइड थे। आपका एंड रिजल्ट कुछ अलग आएगा। अब जब आपकी वेबसाइट बिजनेस ऑनर के पास रिप्रेजेंट की जाएगी, बोले देखिए बहुत बना है, आप बोलेंगे कि यार वही तो है जो यूआई यूएक्स इंजीनियर ने जो आपको इमेजेस दी थी जिससे आप सेटिस्फाइड थे, वही तो बनाई थी। बोलेगा नहीं, उसमें और उसके साथ वाले डिफ के अंदर काफी ज्यादा डिस्टेंस था, तुमने जब डेवलप किया तो कम डिस्टेंस दिख रहे। समझ आ रही है? कनेक्ट कर पा रही है? मैंने आपको बहुत बेसिक चीज बताई है। इस तरह के बहुत सारे ब्लेंडर करते हैं डेवलपर्स जिनको इस चीज के नॉलेज नहीं होती और वो इस चीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको क्या पता भाई किसने कितनी पैडिंग दी, किसने कितना मार्जिन दिया। मैं लेट्स से फॉन्ट मुझे नहीं पता, अब मैं यहाँ पे कोई और फॉन्ट कर लूँ, यूआई का आप देखेंगे फॉन्ट का इतना इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आपकी यूआई कैसी दिख रही है वही चेंज हो जाती है। तो अगर मैं कोई और फॉन्ट इस्तेमाल कर लूंगा, मुझे नहीं पता होगा कि यार इसका फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल होगा, मैं कोई भी इस्तेमाल कर लेता। और फिर वेबसाइट डिजाइन करने के बाद अगर मैं बिजनेस ऑनर को दिखाता, वो फिर ये बोलते हैं किचन क्या है, आप बोलते वही तो है जो आपने यूआई यूएक्स इंजीनियर के पास देखा था, वो तुम्हारे ये बोलता है कि वो नहीं है, फॉन्ट देखो वहां पे कुछ और थे, तुमने कुछ और दिए जिसकी वजह से कि दिखी वो नहीं रही, ये निहायत ही मुझे फजूल लग रही। तो फिग्मा का निहायत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि आप हर स्टेज के ऊपर सब लोग सिंक रहें, कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी का कोई जवाब ही नहीं रहे जहां पे कोई सवाल या कोई क्वेश्चन अराइज हो। मेक सेंस? तो मेक श्योर आप इसको डेवलपर पर्सपेक्टिव से अच्छे से इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो भी चीज का फोकस करेंगे यहाँ पे उसकी डिटेल आती रहेगी, ना सिर्फ डिटेल बल्कि ये चीज भी पता चल रही होगी कि भाई उसके अगर वो कोई डिप है तो उसके अंदर कितनी पैडिंग देनी है, उसके अलावा कितना मार्जिन देना है, एक एक डिटेल तो आप कोड के अंदर भी वही काम कर रहे होंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अगर किसी और चीज को और डिस्कस करने की जरूरत है तो। अब देखें दूसरी चीज आती है कलर। अब हम लड़के हैं, हमें क्या पता, आपको बता दें कि भाई ये लेट्स से पैरेट ग्रीन है या जो भी ग्रीन, आप तो बोलेंगे भाई ग्रीन है तो ग्रीन है, कोई भी ग्रीन लगा देंगे। लेकिन नहीं, आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको ग्रीन का भी पूरा, अगर मैं इसे डबल क्लिक करूं तो एक कन्वेंशन यूज होता है आरजीबी। क्या कहलाता है? आरजीबी। आरजीबी बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जो हर कलर की हाइड होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको तो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन टेक्निकली ये ग्रीन है तो हमारे लिए, क्योंकि हमने बोल दिए ग्रीन होता है, हम ह्यूमन लैंग्वेज में इसको ग्रीन बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली इसके बिहाइंड असली आरजीबी है। क्या है? आरजीबी, जो क्या बना हुआ है B97766। क्या है? B97766। इसमें जो B है वो R आरजीबी और आरजीबी भी होता है। इसके और भी चीजें हैं, चंद आगे जाकर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टेक्निकली अगर आप आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहो तो हर कोड के अगेंस्ट हर कलर के अगेंस्ट इस तरह का एक कोड जनरेट हो रहा है। फायदा क्या होता है कि कोड डिट्टो सेम वही हो रहा है जो यूआई यूएक्स इंजीनियर बनाया है। वरना अगर ग्रीन बोल दूं तो ग्रीन तो भाई इसी तरह का भी ग्रीन हो सकता है। मेक सेंस? तो मुझे कलर भी पता है कि भाई लेट्स से मुझे अपनी वेबसाइट पे अपने कलर चेंज यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, डिटेल में जाऊंगा, ग्रीन तो लिखा हुआ है लेकिन वो बोलूंगा नहीं मुझे एक्चुअल इसका आरजीबी बताओ, इसका आरजीबी क्या है। इस पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपके पास ग्रीन लिखा हुआ है, इधर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है इसका आरजीबी। तो ये छोटी छोटी डिटेल आपको पता होगी और एट द एंड आप वही बनाएंगे जिससे वाकई सब सेटिस्फाइड है। अब ये क्या पैटर्न होता है, कैसे होता है और एट द एंड कैसे सेटिस्फाई होता है? आप लोगों ने बचपन में देखा होगा एक गेम होता था, आपके पास दो पिक्चर रखी जाती थी और बोलते थे डिफरेंस मालूम करो। होता था यहाँ के सामने दो पिक्चर रखी जाती थी, आप बोलते डिफरेंस मालूम करो। लेकिन वहां पे मकसद ये होता था कि वहां पे जब आप डिफरेंसेस मालूम करते जाते थे ना, फर्क आपको खुशी होती थी कि हो
ये भी डिफरेंस मालूम कर लिया। लेकिन यहाँ पे जब क्यूए इंजीनियर से मुराद होते हैं क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, जो कि आपकी वेबसाइट की और आपके पूरे प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करते हैं कि वाकई जो चीज बनाई गई है, जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही काम है। जब वो यूआई यूएक्स इंजीनियर की स्क्रीन को और आपने जो बनाया है वो सामने रखेगा और आपको पास बिठाएगा और वो दोनों को सामने रखते हुए फर्क निकाल रहा होगा, तो आपको नहायत ही बुरा लगेगा और नहायत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा आपके लिए कि यार ये क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये क्यों फर्क निकाल रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस। बचपन में खुशी होती थी, लेकिन यही आप मेरे ख्याल से बोल सकता हूँ कि आप लोग अब बड़े हो, ठीक है, अब आप लोग बच्चे ही हैं। अब जब आपका फर्क निकलेगा फिंगर स्क्रीन के अंदर जो आपने बनाया उसके अंदर, तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन गलती आपकी है, आपने क्यों डिटेल्स नहीं देखी, आपने एक एक छोटी छोटी डिटेल को देखा। अब फिग्मा आएगा कैसे? मैं या कोई फिग्मा का एक्सपर्ट हफ्ते ले सकता है, क्योंकि ये इतना ब्रॉड है, इतने ज़्यादा चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं कि कोई हद नहीं है। लेकिन अगेन हमारा मकसद एज ए यूआई यूएक्स इंजीनियर फिग्मा को देखना नहीं है, हमारा मकसद है एज अ डेवलपर फिग्मा को देखना। तो उसके लिए बस यही है कि आपको चीज़ों तक पहुंचना आना चाहिए, इसमें डबल क्लिक कर रहा हूँ, और जब आप उस तक पहुंच जाए तो यहाँ पे डिटेल्स को पढ़ना आना चाहिए है कि मुझे क्या करना है इसके अलाउंड जब मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। अगर आपको ये आ गया तो आपको फिग्मा आ गया। कैसा क्या? एज अ डेवलपर, एज अ यूएक्स इंजीनियर तो इंतहा की चीज़ है, क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ डिजाइन कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन एज अ डेवलपर आपने बस इन चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है। जैसे हमने देखा था ना, तो गूगल क्रोम के अंदर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना, तमाम चीज़ों की डिटेल आ जाती है, लेकिन वो क्या थी? एक्चुअल वेबसाइट की इंस्पेक्ट था। ये है यूआई का इंस्पेक्शन, कि आपने राइट क्लिक करके पता करना है कि यार मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, एक्चुअली डेवलप करने जा रहा हूँ, तो क्या डिटेल है जिस पर मुझे फोकस करना चाहिए। तो अगेन एक एक डिटेल देख रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है आप बोलेंगे भाई यहाँ पे 5 पेज मार्जिन दिया है और मैं 4 दे दूँ। अगर आप 4 दे रहे हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि यार मेरी स्क्रीन साइज में फिट नहीं हो रहा था, या पता नहीं कोई और मसला हो रहा था, इसलिए मैंने दिया। और वो भी आप डेवलप नहीं करने के राइट है, आप जब डेवलप कर रहे होंगे आपको इशू फेस आएगा तो आप फौरन अप्रोच करेंगे यूआई यूएक्स इंजीनियर को। यार जब मैं डेवलप कर रहा हूँ तो मुझे ये वाले इशू आ रहे हैं, क्यों ना बैठ के इसको थोड़ा और मेरे हिसाब से ट्वीट करें। अगर वो बोलेगा ठीक है तभी आप आगे जाएंगे, वरना आप नहीं आगे जा सकते। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये थी पूरी साइकिल, किस तरह एक जहन से आइडिया एक बिजनेस बनता है और एक बिजनेस अगर चाहता है कि उसकी डिजिटलाइज फॉर्म हो, वो डिजिटलाइज वे के अंदर एग्जिस्ट करे, तो ये पूरा फ्लो हो सकता है। दूसरी चीज क्या ये फ्लो इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये फ्लो ज्यादा तब होता है जब आपकी कंपनी बड़ी स्टेबल होती है, आपके पास रिसोर्स के लिए पैसे मौजूद होते हैं। भाई मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं एक अलग प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर रहा हूँ, मैं यूआई यूएक्स इंजीनियर हायर कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर रहा हूँ। लेकिन कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिविजुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम भी कर रहे होते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर रहे होते हैं, यूआई भी बनाते हैं, एज यूआई यूएक्स इंजीनियर ये तमाम चीजें भी करते हैं। हमने जाती तौर पर खुद किया है, लेकिन वो इनिशियल स्टेजेस में, तो सबको मेरे हिसाब से करना चाहिए। आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको चीजें देखने का मौका मिलता है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह का असाइनमेंट होगा इसके रिलेटेड। और दूसरी चीज, फिर टेक्निकली आप डेवलप भी कर रहे होते हैं और खुद ही उसको टेस्ट भी कर रहे होते हैं। वरना आपके पास टेक्निकली स्टेजेस होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है जो कि गैदरिंग करता है, फिर आपके पास टीम्स होती हैं, यूआई यूएक्स इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, जो कि आपकी बाकी चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये थी आपके प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट की साइकिल। जिसको समझ आया हैंड रेज करें। चलो बात बोलिए, चले। अब मैंने आप लोग से पिछली क्लास में कमिटमेंट की थी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब जो नई चीज बता रहा हूँ वो एक नई चीज है कि जब आप वाकई चीजें डेवलप करने की तरफ जा रहे होंगे तो क्या चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, बिल्कुल है। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर पाकिस्तान में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गैदर करूँ जो कि स्पेसिफिकली फ्रंट एंड पे काम करते हैं, ठीक है, जो गाइडलाइन है फ्रंट एंड के लिए, ठीक है, और अभी हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, बैक एंड की तरफ गए नहीं है। तो ट्रस्ट मी, अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो फ्रंट एंड फोकस है 90% मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, जिनको ये वाली गाइडलाइंस का इल्म नहीं होता। एंड ट्रस्ट मी, मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, जितने एक्सपीरियंस मेरा है उसमें देखता हुआ आ रहा हूँ, तो ये चीज़ें वाकई ही नहीं पता होती।
उनको बस लगता है कि भाई मैंने चीज बनाई है, मेरी आंखों को खूबसूरत लग रहा है, दैट्स इट। बस ये सबसे खूबसूरत चीज है, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई हो नहीं सकती। लेकिन चीजें ऐसे वर्क नहीं करती। कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ गाइडलाइंस है जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप तो स्टैंड आउट करेंगे ही करेंगे। आपकी जो प्रोडक्ट है, जो चीज आपने बनाई है, वो भी स्टैंड आउट करेगी। अब वो क्या है? वो है WCAG। दिखाता भी हूं क्या है भाई, WCAG, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। नाम से वाजे हो रहा है कि भाई वेब के कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए जो गाइडलाइन है। अब एक्सेसिबल हम किसके लिए बनाते हैं? यूजर के लिए बनाते हैं। इसके लिए यूजर के लिए मैंने तो बना दिया, इस्तेमाल मैं थोड़ी करूंगा, वेबसाइट कंज्यूम कौन करेगा? एक्सेसिबल किसके लिए मैं बना रहा हूं? यूजर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। तो हमेशा जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपने अपनी आंखों का नहीं, क्या कहते हैं उसको, जेर गौर रखना। क्या मेरी आंखों को अच्छा लग रहा है? आपने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यार यूजर जब मेरी वेबसाइट को एक्सपीरियंस करेगा, विजिट करेगा, देखेगा, तो क्या उसके लिए ये मैंने सही चीज बनाई है या नहीं? मेक सेंस? तो उसके लिए आते हैं WCAG। लेकिन उसके लिए मैं दोबारा इस बात पर गौर करूंगा, जो आप वेबसाइट बना रहे हैं वो आपके लिए नहीं होती, वो इस्तेमाल करने वालों के लिए होती है। इस चीज को आपने हमेशा जहन में रखना है कि आपकी वेबसाइट आप 100% देंगे कि यार मैं यूजर एक्सपीरियंस इसका बेहतरीन करूँ, ताकि जब यूजर मेरी वेबसाइट पे आए उसको किसी किस्म की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम या परेशानी पेश ना हो। तो उसी चीज के अराउंड ये कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो WCAG कहलाते हैं, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। अब एक तरीका तो याद था, मैं गूगल पे जाता, इसके अराउंड बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स निकालता, डॉक्यूमेंटेशन निकालता, आर्टिकल्स निकालता और आपके सामने पेश कर देता। लेकिन मैंने एक छोटी और कंसाइज अप्रोच इस्तेमाल की। मैं गया ChatGPT के ऊपर और मैंने लिखा कि भाई व्हाट इज WCAG। आपको दिखा भी देता हूँ, लिखा हुआ है व्हाट इज WCAG। उसने मुझे खुद ही बता दिया कि भाई WCAG क्या है, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। अब इसको पढ़ेंगे आज। वैसे मैं इसके हक में नहीं हूँ, इंग्लिश के जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसकी डिटो उर्दू भी करनी पड़ती है और इतनी इंग्लिश अच्छी है नहीं, लेकिन है, आप लोग अब समझते हैं मुझे, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको साथ साथ देखने। इट्स नॉट टू लॉन्ग, और छोटा सा, और हमने बस यहाँ तक पढ़ा। एक बार अगर आपने इसको अपनी सेकंड नेचर बना ली, जब आप कंटेंट लिख रहे होंगे, जब आप वीडियो बना रहे होंगे, जब आप इमेज का टैग ऐड कर रहे होंगे, जब आप कोई वीडियो ऐड कर रहे होंगे, ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। भाई मुझे टैग इंडेक्स भी देना है, मुझे इमेज का टैग भी देना है, मुझे कैप्शन भी देना है, और कलर्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अब आपके जहन में ये चीज बैठ गई है कि यार मुझे दूसरों का भी ख्याल करना है जो कि किसी न किसी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं। और चौथी चीज तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई आपकी एप्लीकेशन रोबस्ट तो होनी चाहिए, फौरन से लोड होनी चाहिए, या कम से कम जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट उसको होना ही होना चाहिए। अच्छा, जो लोग सीनियर स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं वो प्लीज यहाँ पे आ जाएं, और हम अपनी क्लास का अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लिस्ट शेयर की गई थी, उसमें जिनका नाम था टाइमली, वो इनके पास आ जाए और इंटरव्यू दे दीजिए। थैंक यू सो मच। जल्दी सारे फिर मैं क्लास का लास्ट करने, क्लास को कंटिन्यू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है। मुकीत मुकीत का बिल्कुल बिल्कुल इंस्पेक्ट करके बनाना है। बिल्कुल, अगर सिर्फ इंस्पेक्ट करना तो कोई मसला ही नहीं है। यूनिवर्सिटी वो तो फिर आप समझे, आप यूआई यूएक्स इंजीनियर कैसे टेस्ट काम करते हैं, आपको डेवलप करना है, आपको कोड करना है। तो कोड करने से पहले ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यार ये मुझे यूआई मिली है, इसमें 0 1 का साइज क्या है, तभी तो आप कोड करेंगे। लेकिन देखेंगे तो यहाँ से ना VS कोड पे कोड करेंगे, लेकिन इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, आपको जो बनाना है वो कहाँ से मिला, फिग्मा से। लेकिन फर्दर और इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, क्या बनाना है,
नेट से मैं सब कुछ बनाता आ रहा हूँ, इस पॉइंट में मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, सही है। अब इसमें ये 0 1 लिखा, समझ आ रही बात है। अब VS कोड मेरे पास है, नेक्स्ट CS मेरे पास है, लेकिन क्या मुझे ये पता है 0 1 की फैमिली कौन सी है, क्या मुझे पता है 0 1 का साइज क्या है। उसके लिए मैं इस 0 1 पे आऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो वो बता रहा है इसका फॉन्ट फैमिली ये है, मीडियम साइज है, और फॉन्ट साइज क्या है 60 पिक्सेल्स। ठीक है, सेम गोस अगर मैं कंसंट्रेशन पे जाता हूं तो वो 60 से फॉन्ट किससे आ गया 30 पे, कंसंट्रेशन का फॉन्ट क्या है 30। तो आप यहां से पता लगाएंगे मैंने बनाना क्या है, बनाएंगे तो VS कोड के अंदर ये फिग्मा UI के लिए आपको UI प्रोवाइड की जाएगी, आप यहां से UI की इंस्पेक्शन करेंगे और फिर उसको VS कोड के अंदर जाके डेवलप करेंगे। नो, इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। वो क्या स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, वो कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, वो क्या चीजें फॉलो कर रहा है, वो आपको कोड दे देगा। अब वो HTML में दे रहा है, PS रिएक्ट के अंदर दे रहा है, किसके अंदर दे रहा है, वो कंपोनेंट आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, क्या चीज यूजेबल बनानी है क्या नहीं बनानी है वो दे देता है। लेकिन वो उनके लिए है जो वन मैन शो, जिनके सामने नॉन टेक्निकल लोग कुछ बना के बस दे दिया। लेकिन when you have team, when you have CTO, when you have QA, you have to follow standards, और standards फिग्मा के फॉलो नहीं होंगे, मेरी कंपनी के अंदर जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो होंगे, और उसके लिए मुझे खुद ही डेवलप करना होगा। खैर, क्लास को दोबारा स्टार्ट करते हैं। आई होप आज की क्लास वन ऑफ द, या मैं वन ऑफ कभी छोड़े वही बोलूंगा कि आज की क्लास निहायत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। ये हो सकता है आपको कंटेंट वाइज इतना कंज्यूम करने को ना मिला हो, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में और आपके एक्सपोजर में जो चीजें ये इजाफा करेंगी जिन चीजों का, वो इससे पहले आई गेस नहीं हुआ। वो आपको YouTube बताएगा, लेकिन ये चीजें आपको YouTube नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो पहले आपको पता होनी चाहिए ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। कोई ऐसी कोई वीडियो नहीं आ जाएगी जो कि वेबसाइट बना रहा है बीच बोलेंगे कि टैब इंडेक्स यूज करते हैं, या जो डिसेबल लोगों का ख्याल रखते हैं, उनका फोकस होगा अच्छी सी वीडियो बनाना ताकि आप इंस्पायर और आप जाके होगा। तो मेक श्योर इनका ख्याल रखें, फिग्मा जो बताया है उसकी एक एक चीज पर फोकस करना। जो आप वेबसाइट बना रहे होते हैं उसका क्या फ्लो है अब आपको पता है, क्या इंटेंशन होती है आपको पता है। वेबसाइट से पहले फिग्मा को कैसे इस्तेमाल करना है डेवलपर पर्सपेक्टिव से, किस तरह की चीज की इनसाइट मालूम करनी है, क्या फॉन्ट साइज, क्या फॉन्ट फैमिली, क्या कलर, तमाम चीजें आपको पता है। तो मेक श्योर जान के अनजान मत बनिएगा, कभी भी शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब आप प्रॉपर वे के अंदर लॉन्ग वे फॉलो करते हैं तो अल्टीमेटली आप उसको प्रैक्टिस कर करके इतने एडवांस और इतने जबरदस्त काम करने लगते हैं कि वो लॉन्ग वे ही आपका शॉर्ट वे बन जाता है। जी सर, इमेज को एक्सपेक्ट नहीं करना, इमेज को डाउनलोड करना है और यहाँ पे जाके उसका साइज देखना है कि मुझे, ये आपके पास इमेज आ गई, लेट्स को कुछ भी नहीं करता, तो सिंपल सी इमेज लेता हूं। लेट्स से मैं इस हार्ट को लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं इस हार्ट तक पहुंचे, हार्ट तक पहुंच गया मैं, बात समझने की कोशिश है। यहां से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लिया, यहां पे ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट, सबसे नीचे देखें, एक्सपोर्ट कर लिया। अब डायमेंशंस भी आपको मिल गई, इसकी विड्थ कितनी है 98 पॉइंट। जब मैं इमेज को अपने इमेज के टैग के अंदर दूंगा उसके बाद वो तो किसी भी साइज से हो सकती है, वो तो अपनी एक्चुअल ओरिजिनल साइज के अंदर दी जाएगी जो कितनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मुझे उसको कितने साइज के अंदर देना है तो यहाँ पे आपको बताया, तो उसको विड्थ कितनी देनी है 98.72 और हाइट कितनी देनी है 98.62। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, आई गेस इट्स ऑल क्लियर हो गया। तो आपके पास पूरा कंट्रोल है मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक चीज की नीटी-गिटी डिटेल में आप जा सकते हैं और कोई मसला नहीं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये जो आपको वेबसाइट दिखी है ये तो इसके लिए डेस्कटॉप के लिए, इसके लिए भाई डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, या आपके पास बड़ी स्क्रीन जो होती है उनके लिए, सही है। लेट्स से मोबाइल यूज करें और हमेशा याद रखिएगा मोबाइल के अंदर आप कम कंटेंट दिखाते हैं, आप अपना कंटेंट कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जब मैं इस पर्टिकुलर यूआई को मोबाइल के अंदर एनकैप्सुलेट करूंगा तो ये राइट नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं दिखी होगी। मेरे पास क्योंकि स्क्रीन साइज कम होता है, ये राइट नेक्स्ट टू के बराबर ऊपर नीचे आ जाएगी। या तो टेक्स्ट ऊपर आ रहा होगा ये वाला और इमेज नीचे आ रही होगी, या फिर इमेज ऊपर आ रही होगी और टेक्स्ट नीचे आ रहा होगा। तो अब आप देखिए, अगर विंडोज के अंदर मतलब डेस्कटॉप के ऊपर मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है लेट्स से 2 सेकंड का, जब मोबाइल पे आऊंगा और वही जब स्टैक हो गया तो कांटेक्ट लेट्स से डबल हो गया या फिर ट्रिपल हो गया, तो मुझे स्क्रॉल ज्यादा करना पड़ेगा। और ये भी एक स्टैंडर्ड होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिकली जब यूजर उसको मोबाइल के अंदर यूज करे तो स्क्रॉल ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि कौन बेवकूफ है जो कि पढ़ता रहेगा। नहीं, आप मोबाइल के अंदर कम से कम कंटेंट दिखा दें ताकि, और कम से कम के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखा दें। क्यों? क्योंकि पहले ही आप अपने कंटेंट को कम कर रहे हैं तो आप थोड़ी रिलेटिवली जो अनइम्पॉर्टेंट या फिर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको रिमूव कर देते हैं। आप और ज्यादा कंसाइज कर देते हैं अपने कंटेंट को, और नैरो डाउन कर देते हैं और फिल्टर करते हैं कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और उसको मोबाइल के अंदर दिखाते हैं। अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनइम्पॉर्टेंट होते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है भाई, आप लोगों को नहीं पता, मैं बता रहा हूं। नॉट इम्पॉर्टेंट होता है, नॉट इम्पॉर्टेंट होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट है। जो भी होता है आपको समझ आएगा। इंग्लिश हमारी माधुरी काम था, जो आएगा कर दी हमने माधुरी अपने हिसाब से उसको चला, अच्छी बात करना चाहिए। फिर तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहाँ पे थे? मोबाइल के ऊपर। कि जब आप एक बड़ी स्क्रीन साइज से छोटी स्क्रीन साइज के ऊपर आते हैं तब आप अपने कंटेंट की मिक़दार कम कर देते हैं। जब मिक़दार कम करते हैं तो कोशिश करते हैं कि रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट दिखाए, इसके जो आप डेस्कटॉप पे दिखा रहे थे उसके बरअक्स। मेक सेंस? तो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज मैंने क्या की, ये जो आपके पास नेविगेशन दिख रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, पहले तो आपको दिखा दूं, मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ। ये मेरे वेबसाइट का डेस्कटॉप का वर्जन है, मतलब बड़ी स्क्रीन का वर्जन है, और ये वाला जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये भी मेरी ही वेबसाइट है, लेकिन ये उसका कौन सा वर्जन है? मोबाइल वर्जन या फिर स्मॉल स्क्रीन साइज वर्जन। मेक सेंस? तो आप फौरन से देखें कि यार फौरन ही कुछ कंटेंट कम हुआ है या उसका दिखाने का, प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया। कैसे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ अबाउट द सर्विसेज यूज केसेस प्राइसिंग और ब्लॉग, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इंटरेक्टिव बना दिया। यहाँ पे मुझे हैमबर्गर दे दिया, क्या दे दिया? जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये एज ए स्टैक शो है, मतलब ऑन टॉप ऑफ ईच अदर शो है। तो मैंने क्या किया, अपनी इंफॉर्मेशन को कम किया और उसको एक बेहतर तरीके से, इस पॉइंट पे मोबाइल के हिसाब से बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की अप्रोच इस्तेमाल की। वो क्या था यार, ये बड़ी स्क्रीन पे तो लाइन में सही लग रहा है, लेकिन छोटी स्क्रीन पे लाइन में सही नहीं लगती, बहुत छोटे होने के सामने वाला दिखेगा पर सिंपल और अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। तो मैंने क्या किया, डिफरेंट अप्रोच और बेहतर अप्रोच इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ पे हैमबर्गर लगाया, अब जब इस पे क्लिक करूंगा तो नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर ये चारों लिंक या पांचों लिंक मौजूद होंगे। सेंस? अब दूसरी चीज पे आते हैं। पहले ये साइड बाय साइड शो रहे थे टेक्स्ट, हेडिंग और इमेज। यहाँ पे टेक्स्ट भी दिख रहा था और नीचे बटन भी दिख रहा था। यहाँ पे आपके पास जो हेडिंग है वो सबसे ऊपर आ गई, उसके बाद इमेज आ गई, उसके बाद टेक्स्ट आ गया और उसके बाद बटन आ गया। कंटेंट को प्रेजेंट करने का तरीका, लेआउट चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बनाने वाले ने बेहतर समझा होगा, इसलिए बस। और नीचे चलते हैं। पहले जो ये आपके पास ये मार्किंग आता है, जो मूव कर रहा होता है, ये मार्किंग आता है HTML में, मूव कर रहा होता है, तो ये चल रहा होता है। ये आपको सिंगल लाइन में दिखा रहा है, यहाँ पे आपने डबल लाइन में कर दिया। हम बोलेंगे सर आप तो बोलते चीजों को और छोटा करते हैं, डिपेंड्स। कुछ चीजें आप जैसे अभी ऊपर मैंने नेविगेशन खत्म कर दी, नीचे मुझे लगा कि यार अभी 2 लाइन में लिखना चाहिए क्योंकि मोबाइल बहुत छोटा है, मोबाइल बस 3 ही लिख रहे होंगे, क्यों ना 2 लाइन में डिवाइड कर दे तो एट द सेम टाइम हमारे जो क्लाइंट है वो 6 लिख रहे होंगे। मेक सेंस? मोबाइल स्क्रीन से ऊपर नो कोड नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। आप कोड भी ऐसे करते हैं कि आपका जो कोड होता है वो दोनों
स्क्रीन के साथ अच्छे से काम करें। एक चीज कराती है रिस्पॉन्सिवनेस, क्या कराता है रिस्पॉन्सिव। तो यूजुअली वेबसाइट्स होती हैं जो मोबाइल पे आपके रिस्पॉन्सिव नहीं है, उस तरह इंटरेक्टिव नहीं रहती, उनका लेआउट बिगड़ जाता है, सही। तो आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाएं, ठीक है। इसके लिए आप ब्रेक पॉइंट्स यूज करें, क्या यूज करते हैं, वैसा आगे पढ़िएगा। अब आगे आते हैं कि भाई आपके पास एक सर्विस होती है, वो पहले क्या थी, 6 रो थी और 2 कॉलम थे। जैसे ही मोबाइल के ऊपर आया मैंने क्या कर दिया, एक सिंगल कॉलम बना दिया और ये स्टैक के तौर पे ऊपर अब एक लाइन नहीं शो हो रही। बनाने जा रहे हो तो आप स्टार्ट किस यूआई के थ्रू करें, अपनी वेबसाइट की मोबाइल प्रेजेंटेशन के हिसाब से। देखिए मोबाइल में कैसे देखिए कि स्मॉल साइज में, क्योंकि स्मॉल साइज रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू बड़ी स्क्रीन साइज। तो यूजुअली एक प्रैक्टिस फॉलो होती है, इट्स नॉट अ रूल ऑफ थंब, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन एक अप्रोच है कि जब आप वेबसाइट बनाने जाएं तो आप डेस्कटॉप के वर्जन के बजाय आप उसके मोबाइल वर्जन से स्टार्ट करें। जब मोबाइल वर्जन बना लें तो फिर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए उसको डेस्कटॉप के हिसाब से भी करना चाहिए। लेकिन अगेन ये जरूरी नहीं है कि आप नहीं फॉलो करें, मैं भी इसको ऐसा कोई रूल ऑफ थंब के तौर पर फॉलो नहीं करता। मैं भी यूजुअली डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच के साथ ही जा रहा हूँ कि पहले डेस्कटॉप के हिसाब से बना लेता हूँ और साथ साथ हाथ में रखता हूँ कि मोबाइल को भी जहन में रखूं कि मोबाइल में कैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा तो खैर सवाल पैदा नहीं होता, कैसा दिखेगा हमारे सामने ही है, लेकिन जहन में रहे कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो ये था आपके पास दोनों स्क्रीन साइज का व्यू, ये आपको प्रोवाइडेड होता है, ये भी आपको यूआई यूएक्स इंजीनियर देता है, आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। आप कोड करना और इसको बाकी इस तरह बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब एक और चीज कि यार ये बार बार चीजों को इंस्पेक्ट करना, क्लिक करना, ये वो करना जरूरी है। यूआई यूएक्स इंजीनियर आपको इसके लिए भी आसानी देता है, वो आपको एक डिजाइन सिस्टम बना के देता है। क्या बना के देता है भाई, इसमें वो बता देता है कि कलर कौन सी यूज होगा, वो बताएगा। जैसे पहले आपने कहा था ग्रीन लिखा हुआ था, उसे बोलते हैं ग्रीन दिखाने के लिए मुझे भाई ये ग्रीन के अगेंस्ट जो कोड है वो ये है। पहले मुझे एक्सपेक्ट करके इधर-उधर क्लिक करके फिर मैं कोड तक पहुंचा था, लेकिन अब यूआई यूएक्स इंजीनियर ने मुझे क्या कर दिया, सामने बता दिया कि भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मैं कलर दे रहा हूँ, उसको इस्तेमाल करना है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पीछे ग्रीन दिख रहा है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला आपको जो ब्लैक लग रहा होगा बट इट्स नॉट ब्लैक, ये थोड़ा ग्रे टाइप का कलर है। तो अगर मुझे ये इस्तेमाल करना है तो मैं क्या करूंगा, तो भाई आप इस ग्रे को इस्तेमाल करना है तो आप ये वाला कोड इस्तेमाल करें। ये लाइट ग्रे है, अगर ये इस्तेमाल करना है तो ये वाला कलर इस्तेमाल करें। दूसरी चीज आप कोड कलर पे क्या करेंगे, आप बार बार ये कोड ये कलर लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे, आप क्या करना है एक वेरिएबल बनाना है। क्या करते हैं, उस वेरिएबल के अंदर ये सेव कर देते हैं। फायदा क्या होता है, इन फ्यूचर किसी बिजनेस ऑनर ने आके बोलते हैं ग्रीन को थोड़ा सा डार्क कर दो, तो अगर आपने ये कोड वाली अप्रोच इस्तेमाल की होती तो आपको क्या करना पड़ता, एक जगह पे जाके ये वाला कोड का जो नया कोड है वो यूज करना पड़ता। लेकिन क्योंकि अब आपने एक वेरिएबल बना लिया, दैट्स इट, ग्रीन और ये वाला कोड लिख दिया। अब जो भी नया कोड होगा बस मैं उस वेरिएबल के अंदर नया कोड डाल दूंगा, जहां जहां पे ग्रीन नाम का वेरिएबल इस्तेमाल होगा वहां पे वाले चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो आपने अपनी प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच भूल नहीं जाना। ऐसा नहीं होगा मैं नई चीजें बना दूं तो पुरानी चीजों का लाभ है, कोई कंपोनेंट आर्किटेक्चर नहीं होता, कोई वेरिएबल नाम की चीजें, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने वो चीजें सहन कर ली। ठीक है, यही एक अच्छे सीखने वाले की पहचान होती है कि वो अपने टूल बॉक्स में से पुराने टूल्स निकालता नहीं रहता, वो नए टूल्स गैदर करके उसको करता रहता है, ताकि जरूरत के वक्त जिस भी टूल की जरूरत हो वो टूल बॉक्स में से निकाले और उसको इस्तेमाल करे। मेक सेंस? इसी तरीके से आपके पास और भी चीजें कि भाई आपको पता है मैं टेलिंग इस्तेमाल करूंगा तो H1 भी उसी साइज का होगा, H2 भी, H3 भी, H4 भी। तो उसने पहले बता दिया कि जहां जहां भी H1 इस्तेमाल होगा उसका स्क्रीन साइज, उसका फॉन्ट साइज ये होगा। तो बस मैं एक ही बार जाके H1 को देखूंगा क्या फॉन्ट साइज है और यहाँ पे जाके मैं देखूंगा कि भाई H1 का जो फॉन्ट साइज इस्तेमाल हो रहा है मेरे दोस्तों, वो जो भी है फलाना का वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम गोस फॉर H2, सेम गोस फॉर H3, H4। और अगर मैं कहीं UI स्क्रीन के अंदर पैराग्राफ देख रहा हूँ तो उसका क्या स्क्रीन साइज होगा, स्क्रीन साइज बोल रहा हूँ बार फॉन्ट साइज होगा, वो भी आप एक ही बार यहाँ से मालूम कर लें, आपको बार बार हर जगह पे डबल क्लिक करके फॉन्ट साइज देखने की जरूरत नहीं। तो ये डिजाइन सिस्टम कहलाता है। इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी आती है कि आप एक ही बार पूरा डिजाइन सिस्टम गो थ्रू कर लेते हैं,
वहीं से तमाम वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उनको एक जगह सेव कर लेते हैं और थ्रू आउट द एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। जब यूआई के अंदर, यूएक्स के अंदर वो वेरिएबल चेंज होते हैं तो आप अपने कोड लेवल पे जाके वो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करते हैं और जहां जहां वो इस्तेमाल होते हैं वो खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो ये कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका डिजाइन सिस्टम, जिसमें आपको कुछ सेटिंग्स होती है, ये बस आपकी आसानी के लिए बनाएगा ये भी आपका यूआई यूएक्स इंजीनियर। अच्छा, इससे भी बहुत आसान तरीका है। अगर मैं स्क्रीन के ऊपर ये फूल देख रहे हैं आप, मैं फूल करके लिख रहा हूँ, इस पे करूँ फूल करके लिख रहा हूँ, तो इससे बता दिए इसकी विड्थ कितनी है 460, मतलब 460 और उससे छोटे साइज के ऊपर मुझे ये वाला लेआउट फॉलो करना है। यहाँ पे बस दो चीज है, फॉर सिंपलिसिटी आपके पास मल्टीपल साइजेस होते हैं, तो वो आपका फ्रेम बता रहा होगा कि किस फ्रेम के ऊपर कौन सी वही दिखाना है। जैसे मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इस डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कौन सी विड्थ के लिए 1440 के लिए, मतलब बड़ी स्क्रीन साइज के लिए, ठीक है। तो आपको इन बिटवीन के भी साइज मिलेंगे, इधर नहीं है, आई गेस मेरे दूसरे उसमें मौजूद हो, इधर भी मौजूद नहीं है, मतलब आपको दिखाता हूं कोई और अगर पास नहीं मौजूद है। मैं आपको बता देता हूं कि यूजुअली आपको जो यूआई यूएक्स इंजीनियर प्रोवाइड कर रहा होता है वो आपको डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल और मोबाइल के अंदर भी आपके पास आईफोन की अलग स्क्रीन साइज होता है और दूसरी का, तो वो सबके हिसाब से देता है। तो आप क्या करते हैं कि डेस्कटॉप से बड़े और टैबलेट तक डेस्कटॉप वाला ही लेआउट फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं। आपके पास अगर 3 लेआउट है, एक डेस्कटॉप का, एक टैबलेट का और एक मोबाइल का, तो डेस्कटॉप का लेआउट का जो साइज है उससे ऊपर और टैबलेट से ऊपर तक कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डेस्कटॉप वाला। टैबलेट का साइज जहाँ पे आएगा वहां से लेके जब तक मोबाइल स्क्रीन साइज शुरू नहीं होगा तब तक आप कौन सा लेआउट फॉलो करेंगे, टैबलेट वाला। और जब मोबाइल स्क्रीन का साइज आएगा तब तक ऑब्वियसली जो मोबाइल स्क्रीन है उससे छोटे हद तक, जहाँ तक स्मॉल स्क्रीन हो सकती है वहां तक जो आपने उससे आपको स्मॉल साइज का लेआउट दिया आपको फॉलो करना है। ये बात समझ आई मेरी? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये मेरे पास लेआउट है डेस्कटॉप का है, अब ये डेस्कटॉप का साइज है 1440, कुछ होता है इनके पास 90-20 की स्क्रीन होती है, कुछ होता है उनके पास उससे भी बड़ी स्क्रीन होती है, तो तब क्या फॉलो करूंगा, यही वाला साइज फॉलो करूंगा। लेकिन चेंज करता अपना लेआउट इस हिसाब से जो मुझे यूआई के अंदर टैबलेट का साइज के हिसाब से यूआई बताएगी उसके हिसाब से। फिर जब तक मैं मोबाइल स्क्रीन तक नहीं पहुंच जाता तब तक मैं टैबलेट वाला ही फॉलो करता, जब मोबाइल आ जाती तो फिर मोबाइल वाला कोड नहीं, ये अभी आपको लग रहा है लेकिन इसको पढ़ेंगे आसान लग रहा है, आपको समझाना तो एक अप्रोच होती है जिसको हम रिस्पांसिवनेस कहते हैं। इसकी वजह से आप काफी परसेंटेज एक ही कोड बेस में रहते हुए करते हैं, कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ती है जो कि जरूरत होती है। प्रैक्टिकल इसका तो अभी नहीं, पहले आप लोग करते हैं। आप लोग के साथ एक स्क्रीन, फिग्मा की स्क्रीन शेयर की जाएगी, बड़ी बेसिक होगी, कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं। आपने उस फिग्मा स्क्रीन से Next.js की एक्चुअल वेबसाइट बनानी है। मेक सेंस? मतलब मैं इस पॉइंट पे एज अ यूआई यूएक्स इंजीनियर हूं, मैं आपको कल इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा स्क्रीन्स, आपने उस स्क्रीन को देखना है, उसको इंस्पेक्ट करना है, VS कोड खोलना है, यहाँ से देखते रहना है कि मैंने क्या फॉन्ट फैमिली यूज किया, क्या फॉन्ट साइज यूज किया, क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आए गूगल करें, पता लगे। फॉन्ट कैसे इस्तेमाल करना है पता लगे। अभी के लिए फॉन्ट नहीं दूंगा, आसान जो बेसिक होता है वही रखूंगा, लेकिन दूसरी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, उसके अंदर ग्रिड हो सकता है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज हो सकता है, टेक्स्ट कलर चेंज हो सकता है, टेक्स्ट के साइजेस हो सकते हैं, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, आप लोगों को इंशाल्लाह ये वाला असाइनमेंट दे दिया जाएगा कब, कल रात को इंशाल्लाह। और अभी एक और चीज के ऊपर बात करते हैं, जा रहे हैं उनको आप लोग अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर सबसे पहले था फिग्मा को कैसे दिखना है एज अ डेवलपर, कैसे इंटरेक्ट करना है चीजों से, कैसे चीजें बनानी है एज अ डेवलपर। फिर चौथी चीज जो है असाइनमेंट के साथ से वो बनाने का है, ऑब्वियसली माशाल्लाह आपको नेक्स्ट साथी है, आपको कॉम्प्लीमेंट बनाने आते हैं, आपको फिल्मिंग से साथी आप बना लेंगे, मुझे कोई इसमें दो राय है ही नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने बस आपको यूआई यूएक्स इंजीनियर के तौर पे स्क्रीन प्रोवाइड करनी है, आई होप आप बना लेंगे। जरा जोरदार अपने लिए तालियां भाई।
तो आई होप आपको मजा आया होगा। यहाँ पे हमारी टीम जो है खत्म होती है, आपकी जो है शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आप सब लगाते हुए करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।